नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विनीत आईटी लैब के डे 2 सीसीएनए नेटवर्किंग हिंदी कोर्स में। तो आज हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन टू टीसीपी/आईपी नेटवर्किंग। चलिए शुरू करते हैं। आज के टॉपिक्स रहेंगे सोहो नेटवर्क, हिस्ट्री ऑफ टीसीपी/आईपी, टीसीपी/आईपी नेटवर्किंग मॉडल, ओएसआई नेटवर्किंग मॉडल, डेटा इनकैप्सुलेशन और लास्ट में हम इसमें एक क्विज भी देखेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में एक फिगर देख रहे हैं, ये एक टिपिकली होम का फिगर है। टिपिकल यूजर जो होता है इंटरनेट से कैसे जुड़ते हैं। हमें इंटरनेट के बारे में क्या पता है अभी जैसे हमें नेटवर्क के बारे में कुछ नहीं पता है। तो हाँ, जनरली हमारे घर पे जो इंटरनेट होता है वो ऐसे जुड़ता है जैसे हमारे पास कोई भी डिवाइस हुआ, चाहे ये हमारे वायर्ड डिवाइस हो, लैपटॉप हो गया हो, डेस्कटॉप हो गया, और चाहे तो हमारी वायरलेस डिवाइस हो। सपोज ये हो गया हमारे जैसे फ़ोन हो गए, टैब्स हो गए, या आजकल तो लैपटॉप में भी वायरलेस लैन आ जाता है। तो ये जो जुड़ते हैं ये सबसे पहले हमारे जुड़ते हैं ये रूटर से, रूटर कम स्विच। इनमें रूटर भी होता है, एक पोर्ट रूटर का होता है जो कि बैक साइड में आईएसपी से जुड़ा होता है। आईएसपी का मतलब हो गया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आजकल बीएसएनएल हो गया, जियो हो गया, इत्यादि जितने भी हो गए। और दूसरी साइड से जुड़ते हैं ये हमारे डिवाइसेस से। डिवाइसेस में हमारे डेडिकेट भी हो सकते हैं। डेडिकेट का मतलब लैपटॉप और डेस्कटॉप में जो डेडिकेट पोर्ट होते हैं हमारे कनेक्शंस के, नेटवर्किंग कनेक्शन से, इथरनेट के वाले, उनसे जुड़ सकते हैं, जिनमें कि कॉपर वायर जुड़ती है आके। और या तो ये हमारे पास, अगर इसी केस में मैं नीचे एक एंटीना लगा दूं तो ये वायरलेस लैन भी क्रिएट कर लेता है, वायरलेस लैन। तो वायरलेस लैन में हमारे फ़ोन वगैरह ये सब भी जोड़ सकते हैं। तो वायरलेस लैन का जो होता है ये जो पोर्ट हो गया, ये भी जैसे 1 2 3 4 डेडिकेट है, तो इन्हीं में से एक पोर्ट को वायरलेस लैन में कन्वर्ट कर देते हैं और इनमें से हम डिवाइसेस जोड़ लेते हैं। तो उनकी जो स्पीड रहेगी वो सिंगल पोर्ट की रहेगी यहाँ पे। आइए अब देखते हैं, ये तो हो गया टिपिकली होम का, कि टिपिकली होम में हम कैसे करते हैं। अब सपोज जो है यही हमें छोटा सा घर का अगर ऑफिस बनाना हो, या बहुत छोटा सा ऑफिस है जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो हम ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहेंगे अपने नेटवर्क पे, ज़्यादा इक्विपमेंट भी प्रोक्योर नहीं करना चाहेंगे। तो हम उसको कैसे करेंगे, उसमें हम कैसे कर देंगे, उसमें हम यहाँ पे एक स्विच लगा देंगे। रूटर हो गया, रूटर के स्विच लगा दिया, रूटर का स्विच लगाया, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ पीसीज थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, घर में काफ़ी कम होते हैं हमारे पास, और छोटे मोटे ऑफिस में हमारे पास 10 12 15 20 ऐसे पीसीज हो सकते हैं। तो हम उसमें एक स्विच लगा देते हैं आगे। स्विच लगा के इथरनेट केबल अगर आपको यूज़ करनी है, डेट इज़ फिजिकल वायर यूज़ करनी है, तो आप डायरेक्ट लगा लीजिए। और यदि आपको वायरलेस यूज़ करना है तो वही सेम केस, आप एक एंटीने वाला रूटर कम स्विच लीजिए और उसके साथ वायरलेस डिवाइसेस आप कनेक्ट कर लीजिए। अदर साइड में आपका इंटरप्राइज रहेगा, जैसे कि बीएसएनएल हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे आप चाहो तो आप यहाँ पे फाइबर वाला कनेक्शन भी ऑप्ट कर सकते हैं, यहाँ तो आप डीएसएल ले सकते हैं, एडीएसएल ले सकते हैं। ये सब टेक्निक मैं आपको आगे बताऊंगा, ये इंटरनेट में आती हैं, हम आगे धीरे धीरे कवर करेंगे इसको सब। आइए आगे चलते हैं। टीसीपी/आईपी नेटवर्किंग मॉडल। टीसीपी/आईपी नेटवर्किंग मॉडल क्या है, क्यों है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है। अब प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल्स दैट टेल अस how data is transmitted between different devices in same network। प्रोटोकॉल जो होता है सेट ऑफ रूल्स होता है जो कि हर एक डिवाइस मैन्युफैक्चरर और सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरर जनरली फॉलो करते हैं। उसका एक स्टैंडर्डाइजेशन बना दिया जाता है, सबको लगभग वही फॉलो करना होता है, नहीं तो आइटम बिकेगा नहीं। तो क्या होता है, सबसे पहले कि एक जनमत सहमति होती है कि हम इस टाइप से रूल्स फॉलो करेंगे और हमारे डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ रूल्स हो गया। हम चाहे तो अलग भी बना सकते हैं, लेकिन वही है कि हम अलग बना लेंगे तो मार्केट में हमारा डिवाइस किसी और से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, तो उसकी सेल आउट नहीं होगी। और डिफरेंट वेंडर्स, अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी क्लाइंट है, तो वो ये चाहता है कि मैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेंडर्स इक्विपमेंट को आपस में कनेक्ट करके इतना सस्ता नेटवर्क बना सकूँ, इफिशिएंट बना सकूँ। क्योंकि कोई भी वेंडर सारे के सारे इक्विपमेंट डिज़ाइन नहीं करता, अलग अलग डिज़ाइन होते हैं, कोई वेंडर किसी में अच्छा है, कोई वेंडर किसी में अच्छा है। तो जो नेटवर्क प्रोटोकॉल हो गया, वो हो गया एक सेट ऑफ रूल्स हो गया जो सारे डिवाइसेस को मान्य होते हैं कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो डिवाइस हो और चाहे तो उनके वो डिवाइसेस के अंदर चलने वाला सॉफ्टवेयर हो। तो ये हो गया प्रोटोकॉल। अब क्या करेंगे कि टीसीपी/आईपी होता क्या है ये जानते हैं। तो टीसीपी/आईपी क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल दैट अलाउज टू कंप्यूटर टू कम्युनिकेट इन नेटवर्क। अब टीसीपी/आईपी क्या होता है, टीसीपी/आईपी एक सूट ऑफ प्रोटोकॉल्स है। सूट का मतलब होता है इसमें कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं और कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं इसके अंदर, ये उन सब का संग्रह होता है। और
इनको फॉलो करना पड़ता है। अगर आपको कंप्यूटर टू कंप्यूटर या एक नोड एंड डिवाइस से कम्युनिकेट करवाना है नेटवर्क के अंदर, तो आपको इनको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इस समय वही यही चल रहा है। पहले कभी और भी हुआ करते हैं, लेकिन मार्केट में फिलहाल यही चल रहा है और ये काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इसी प्रोटोकॉल सूट को आपको फॉलो करना पड़ेगा यदि आपको कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करवाना है। तो अब क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्किंग आर्किटेक्चर और नेटवर्किंग ब्लूप्रिंट कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब क्या होता है कि जो TCP/IP है, इनके अंदर क्या होता है कि RFCs होते हैं, हम रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स करके बोलते हैं इन्हें। इनके अंदर प्रोटोकॉल्स को डिफाइन किया गया होता है। जो प्रोटोकॉल होते हैं, आप बोलेंगे प्रोटोकॉल हमें कहाँ मिलेंगे, तो ये RFCs के अंदर मिलते हैं। तो TCP/IP क्या करता है, ये प्रोटोकॉल का RFC के अंदर डिफाइन करता है। आप वहाँ जाकर प्रोटोकॉल पढ़ सकते हैं। यदि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, या आप कोई वेंडर हैं, या आप किसी वेंडर का आइटम लेना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा होगा, कैसे कैसे कम्युनिकेट करेगा दूसरी डिवाइसेस के साथ, तो हम RFC से देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हिस्ट्री ऑफ TCP/IP। तो TCP/IP की हिस्ट्री, सबसे पहले क्या था कि मार्केट में सबसे पहले जो आप बोल सकते हैं कि बवाल मचा हुआ था कि नेटवर्किंग करनी है, कौन आगे बढ़ जाए। तो 1970s के ज़माने में सबसे पहले IBM था जिसने अपना SNA पब्लिश किया था, सिस्टम नेटवर्क आर्किटेक्चर। वो इसका मतलब हो गया कि अपने जितने भी डिवाइसेस थे, पहले तो कंप्यूटर बनाने ही महाभारत थी, तो कंप्यूटर IBM ने बनाया। अब इसके बाद कंप्यूटर को कम्युनिकेट भी करवाने थे दूसरे कंप्यूटर के साथ। तो जब ये कहानी गढ़ी गई, तो उस समय कोई पर्टिकुलर प्रोटोकॉल नहीं था, तो कंपनियों ने खुद ही इस चीज़ की स्टार्टिंग की कि हमारे सिस्टम्स लीजिए, आपस में कनेक्ट करिए, अपना आप डाटा चलाइए, डाटाबेस बनाइए, अपने नेटवर्क को ग्रो करिए, सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ जाड़ के कंपनी क्रिएट कर लीजिए आप। तो IBM इससे सबसे पहले आगे निकल गया, उन्होंने SNA बना दिया। SNA बनाने के बाद हो गया कोदाम मच गया। कोदाम मचने के बाद भाई साहब जितने भी कंपनियाँ थी बड़ी बड़ी, सब की सब जुट गई अपना अपना नेटवर्क बनाने में। अब दिक्कत ये थी, यदि आपने IBM का कंप्यूटर खरीदा है तो भैया वो IBM के बनाए हुए नेटवर्क में ही काम करेगा। आप अगर दूसरी कंपनी का नेटवर्क लेके आ जाओगे, या आप दूसरी कंपनी का सिस्टम लेके आ जाओगे, तो वो IBM के नेटवर्क पे काम नहीं करेगा। तो लोगों को तकलीफ होने लगी। तब क्या आया इस केस में ISO जो होती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इन्होंने बोला कि ठीक है भैया, हम एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे जिसमें कि हम प्रोटोकॉल्स को स्टैंडर्डाइज करेंगे, मतलब जेनेरिक बनाएंगे, और जितने भी वेंडर्स होंगे ये सब भैया इसको अगर फॉलो करेंगे तो हम आपस में वेंडर न्यूट्रल हो जाएंगे। किसी भी वेंडर के इक्विपमेंट के साथ लगा के हम कम्युनिकेट करवा सकते हैं। तो हम अपना नेटवर्क बढ़िया, कॉम्प्लेक्स, सिक्योर और टनाटन कर सकते हैं सस्ते दाम पे। अब क्या हुआ कि OSI ने तो भैया OSI नहीं, ISO ने तो ये सिस्टम स्टार्ट किया, जिसको नाम दिया उन्होंने OSI, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। इन 1970s में भाई साहब ने स्टार्ट कर दिया। अच्छी बात थी, ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, और इसमें ये भी USA में ही स्टार्ट हुआ था। इन्होंने बोला था कि पूरे वर्ल्ड को कि IS में पार्टिसिपेट कीजिए, एक नया सिस्टम बनाते हैं। लेकिन सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि बीच में भाई साहब अमेरिका कूद पड़े, अमेरिका का US डिपार्टमेंट कूद पड़ा। इन्होंने ऑलरेडी अपना एक मॉडल बना रखा था जिसको बोलते थे ये DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाला मॉडल। इनमें थोड़ी बहुत कमियां थी जिनको ये खुद से दूर नहीं कर पाए थे, क्योंकि सेल्फ डेवलप कर रहे थे। तो इन्होंने जो है तो खबर फैला दी कि भैया हम अपने मॉडल को पब्लिक कर रहे हैं, IAS में पार्टिसिपेट कीजिए, वॉलंटियर बेस में पार्टिसिपेट करिए, और जो नया मॉडल निकलेगा वो फ्री टू ऑल होगा और वेंडर न्यूट्रल होगा। सबसे बड़ी बात थी कि वेंडर न्यूट्रल होगा, इसका मतलब सारे के सारे वेंडर उसको यूज कर सकते हैं। ये किसी भी वेंडर का पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगा, इसमें कॉपीराइट नहीं चलेगा। और दूसरी बात ये थी इसमें कि फ्री टू ऑल होगा, मतलब कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, इसमें कोई पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है। जैसी ये बात है, और दूसरी बात ये अमेरिका का है, तो अमेरिका अपनी चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ के भैया लास्ट में बेच ही लेता है, आप सबको पता है। तो जब जैसे इन्होंने अपना मॉडल को फ्री कर दिया, ये भी 1970s 1980s की बात है स्टार्टिंग की, जैसे इन्होंने स्टार्टिंग में बोल दिया कि हमारा फ्री है, तो सारी यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में थी खास करके, और अमेरिका और USA और जितनी ये यूरोपियन वाली जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने सारा का सारा ऐसे पार्टिसिपेट कर दिया। और भाई उस समय होशियार चल रहे थे उस समय, तो इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, उस मॉडल को आगे तक पहुंचा दिया मतलब फिनिश लाइन तक पहुंचा दिया, और उसको नाम दे दिया TCP/IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल / इंटरनेट प्रोटोकॉल, उसको नाम दे दिया गया और ये पब्लिश हो गया। अब जिस कॉज को लेके ISO ने स्टार्ट किया था OSI मॉडल, वो गया इतना पिछड़ गया कि वो धीरे धीरे खत्म हो गया। आज के ज़माने में आपको
आज के ज़माने में नहीं, मैं आपको श्योरिटी के साथ कहता हूँ, आपने आज तक जीवन में ऐसा कोई पीसी नहीं देखा होगा जो कि ISO के OSI मॉडल पर आधारित हो। सारे के सारे पीसी TCP/IP पे ही आधारित है और सारे के सारे उसी के द्वारा कम्युनिकेट भी करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं चित्र में, आइए देखते हैं। सबसे पहले IBM ने स्टार्ट किया भैया 1987 में। IBM एक कंपनी है, जस्ट ऐसे कंपनी DEC है, और अदर्स ने अपने अपने नेटवर्क बनाना शुरू कर दिए। ये अलग अलग नेटवर्क थे, इनका कंप्यूटर भी अलग आते थे, इनके नेटवर्क के इक्विपमेंट्स भी अलग आते थे, प्रोटोकॉल सॉफ्टवेयर सब इनके प्रोप्राइटरी होते थे। आपको अगर खरीदना है तो एक ही सिस्टम का नेटवर्क बनाओ। अगर उन तीनों को मतलब नहीं, मतलब आपको अगर इंटर वेंडर आपको कनेक्ट करना है सिस्टम, तो बड़ी महाभारत थी, बड़ा कॉम्प्लेक्स था सिस्टम। आप इतनी, पहली बात तो इतनी आसानी से होता नहीं था, और हो भी गया तो काफ़ी सारी पेचीदगियाँ थी और काफ़ी महंगा था। तो 1990s में क्या हुआ कि IBM तो चल ही रहे थे अपना सिस्टम लेके, DEC कंपनी भी चल रही थी, TCP/IP अमेरिका ने स्टार्ट कर ही दिया जो कि आपको पता है, और अदर्स कई सारी कंपनियां आ गई, क्योंकि भैया इसमें मुनाफा था, अच्छा खासा कंप्यूटर सबको चाहिए था। तो और बहुत सारी कंपनियां आ गई जिन्होंने अपने अपने प्रोप्राइटरी मॉडल निकालना शुरू कर दिया 1990s में। लेकिन 1990s के एंड तक एक ही मॉडल उभर के निकला जिसका नाम था TCP/IP। हालांकि ये वाले भी चल रहे थे, चल तो ये भी रहे थे, क्योंकि भैया पैसा लगाया तो कहाँ छोड़ा है, चल तो रहे थे। लेकिन TCP/IP जो कि फ्री था, ये उभर के आ गया बॉस की तरह, और सन 2000s के स्टार्टिंग में TCP/IP अकेला बादशाह था, ओनली अकेला। तो आजकल जितने भी मॉडल होते हैं वो सारे के सारे TCP मॉडल नहीं, सॉरी, जितने भी पीसीज होते हैं या कंप्यूटर होंगे, माइक्रो प्रोसेसर होंगे, जो भी नेटवर्किंग मॉडल, नेटवर्किंग स्ट्रक्चर के अंदर होंगे, वो सारे के सारे TCP/IP मॉडल ही फॉलो करते हैं। तो आज आपको जो भी पीसी मिलेगा, चाहे आप किसी भी पीसी में हो, कोई भी पीसी हो, फोन हो, लैपटॉप हो, पाम टॉप हो, टैब हो, ऐसा कोई भी डिवाइस जो कि नेटवर्क में काम करता हो, चाहे वो आपका UPS क्यों ना हो, अगर उसमें इंटरनेट जैक या उसमें नेटवर्क कैपेबिलिटीज है, प्रिंटर हो, तो वो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट को ही फॉलो करता है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं TCP/IP नेटवर्किंग मॉडल। अब ये TCP/IP नेटवर्किंग मॉडल हमने देख लिया, TCP/IP है क्या, TCP/IP कैसे आया, TCP/IP क्यों आया, अब इसका मॉडल जानते हैं। तो TCP/IP मॉडल बोथ डिफाइंस and reference a large collection of protocols that allows computer to communicate। जो TCP/IP है मॉडल, ये कई सारे प्रोटोकॉल्स को डिफाइन करता है। जैसे हमने पहले बताया था कि आपको अगर इंटर कम्युनिकेशन करना हो डिवाइसेस के बीच में, तो सेट ऑफ रूल्स आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। इसका हम जैसे कि एक एनालॉजी लेके चलते हैं। अगर हम कोई मकान बनाना चाहते हैं, तो मकान बनाने के लिए उसका सबसे पहले एक ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा हमको। ब्लूप्रिंट हम आर्किटेक्चर से बनवा के ले आते हैं। आर्किटेक्चर ने ब्लूप्रिंट दे दिया, उसमें दीवारें हो गई, उसमें कई सारे काम हो गए, उसमें आपको लाइट भी फिटिंग करनी होगी, उससे प्लम्बिंग भी करनी होगी, आपको उसके अंदर प्लास्टिंग दुनिया भर की चीज़ें करनी होगी। तो जो ब्लूप्रिंट होता है उसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। अलग अलग कारीगर आते हैं आपके घर में काम करने के लिए। अब अलग अलग कारीगरों का काम एक दूसरे को हैम्पर ना करे, इस हिसाब से ब्लूप्रिंट डिज़ाइन होता है। अगर मान लो कि आप प्लम्बिंग का काम चल रहा है और आपके वायरिंग वाले बीच में जरी काट गए गलत, तो कैसे काम बनेगा भैया। तो एक दूसरे के काम से किसी को दिक्कत ना हो, इसलिए ब्लूप्रिंट डिज़ाइन किया जाता है। और वो आर्किटेक्चर जो है, जो आर्किटेक्ट है, वो बढ़िया काम करे, लॉन्ग लास्टिंग रहे, इफिशिएंट रहे। सेम ऐसे ही TCP/IP नेटवर्किंग मॉडल के तहत जब हम कोई भी नेटवर्क बनाते हैं तो हम उसको इस तरह से बनाते हैं कि उसमें जो भी डिवाइसेस है एक दूसरे की सर्विसेज को हैम्पर ना करें और एक दूसरे से समन्वय बनाते हुए बढ़िया से काम करें। तो उनको एक बड़ी जाहिर सी बात है कि उनको सेट ऑफ रूल्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे। आप सारे वेंडर्स को सेट ऑफ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उन्हीं को हम प्रोटोकॉल कह देते हैं। तो यही TCP/IP कहता है कि लार्ज कलेक्शन ऑफ प्रोटोकॉल्स डेट अलाउज कंप्यूटर टू कम्युनिकेट। इसके अंदर कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि डिफाइन किए गए हैं, मतलब कि TCP/IP के अंदर बनाए गए, और इसमें कई सारे प्रोटोकॉल जो कि पहले से एग्जिस्ट करते थे मार्केट के अंदर, उनको रेफरेंस कर लिया गया है। तो जो इन्होंने अपने खुद के जो प्रोटोकॉल बनाए हैं उनको RFC कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ये एक डॉक्यूमेंट है जिनके अंदर इन्होंने प्रोटोकॉल को डिफाइन किया है। आप अगर नेट पे देखोगे तो RFC देखोगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि एक RFC है 1122। ये जो RFC है ये आपको TCP/IP मॉडल के बारे में बताता है। TCP/IP मॉडल के बारे में आपको बताता है ये RFC जो है 1122। और इसके अंदर ही जैसे कि इथरनेट
इथरनेट आप जानते ही हो गए, जैसे इथरनेट हो गया, वायरलेस लैन हो गया आपके पास, चाहे तो आपके कंप्यूटर के पीछे जो जैक लगता है जिसमें आप केबल लगा देते हो इंटरनेट वाली, RJ45 जो कनेक्टर होता है वो भी इथरनेट ही होता है। तो उसको जो डिफाइन किया गया है वो डिफाइन किया है IEEE, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की, जिन्होंने कि इसको डिफाइन किया हुआ है, और ये इन्होंने डिफाइन किया इथरनेट। तो TCP/IP ने इथरनेट प्रोटोकॉल को दोबारा डिफाइन नहीं किया, इन्होंने इनफैक्ट इसको रेफर कर लिया है। तो ये जो चीज है ये RFC के अंदर नहीं आएगी, ये अलग से रेफर किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आइए अब देखते हैं कि कितने लेयर्स होते हैं TCP नेटवर्किंग मॉडल के अंदर। जो भी नेटवर्किंग मॉडल है इसको हमने अलग अलग सेग्रीगेट किया है पार्ट्स बाई पार्ट्स में, और उन पार्ट्स को हमने लेयर का नाम दे दिया है। तो सबसे ऊपर सबसे पहली जो लेयर होती है वो हमारी फिजिकल होती है, उसके बाद हमारी डाटा लिंक आती है, उसके बाद नेटवर्क आती है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट आती है, उसके बाद आती है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन लेयर जो होती है सबसे ऊंची लेयर होती है, सबसे हाई नंबर वाली। तो हम जब अभी TCP/IP नेटवर्किंग मॉडल पढ़ेंगे तो हम एप्लीकेशन लेयर से होते हुए नीचे की तरफ जाएंगे, लास्ट में हम फिजिकल पढ़ेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन पढ़ेंगे। और आपने आजकल देखा होगा, जैसे आप नेट पे ढूंढेंगे तो आपको जो है डाटा लिंक लेयर और ये फिजिकल लेयर, इन दोनों को कहीं पे नेटवर्क इंटरफेस बोला होगा, नेटवर्क इंटरफेस बोला होगा। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ इन दोनों को अलग अलग करके, क्योंकि अभी के जो CCNA का जो कोर्स लेटेस्ट रिवाइज हुआ है इसमें इन दोनों को अलग ही बताया गया है। और जो नया अमेंडेड होके जो 1122 बना हुआ है, इसमें जो अपडेट है उसमें भी ये जो नेटवर्क इंटरफेस है इनको डिवाइड कर दिया गया है 2 लेयर में, डाटा लिंक और फिजिकल में। तो यहाँ से आप कंफ्यूज मत करिएगा, यही एक्चुअल है और यही आपके एग्जाम में भी आएगा। अब देखते हैं TCP/IP आर्किटेक्चर। सबसे पहले आएगा एप्लीकेशन लेयर, यही वाला एप्लीकेशन लेयर यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या होगा कि कई सारे प्रोटोकॉल्स हम यूज करेंगे। एप्लीकेशन लेयर वो होती है जो आपके साथ डायरेक्ट इंटरफेस करता है कंप्यूटर में। आपके साथ जो ह्यूमन के साथ जो इंटरफेस होता है कंप्यूटर, वो सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है जिसको आप स्क्रीन पे देखते हैं। अब क्या होगा, कोई भी एप्लीकेशन होगा वो आपसे कैसे कम्युनिकेट करेगा, एक तो डायरेक्ट कम्युनिकेट हो जाता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा, लेकिन नेटवर्किंग पे वो कुछ सर्विसेज यूज करेगा जो कि नेटवर्किंग जो कि एप्लीकेशन लेयर की होंगी सर्विसेज, वो यूज कर लेगा। जैसे कि मैं इसके प्रोटोकॉल बताता हूँ आपको एग्जांपल में। नेक्स्ट हम जब दूसरी आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट और डाटा फिजिकल लेयर सब डिटेल में बताऊंगा अभी। तो एप्लीकेशन लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल होंगे वो होगा HTTP, जो हम देखते हैं आजकल इंटरनेट पे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP होता है इसमें, पोस्ट ऑफिस। SMTP मेल ट्रांसफर करने के लिए। ट्रांसपोर्ट के अंदर होता है TCP, UDP। इंटरनेट के अंदर जस्ट ऐसी सेम यूज होगा IP, ICMP। और डाटा लिंक और फिजिकल जैसे ये दोनों वाले हैं, इन दोनों में हम इथरनेट और ये वाईफाई का होता है वायरलेस लैन के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं आपको इंडिविजुअल एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क और यहाँ पे डाटा फिजिकल इंडिविजुअल एक करके बताएंगे, और इन प्रोटोकॉल के बारे में भी आगे देखते हैं चल के। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन लेयर। TCP/IP एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल प्रोवाइड सर्विसेज टू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन अ कंप्यूटर। TCP/IP की जो एप्लीकेशन लेयर होती है वो क्या करती है, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके साथ इंटरफेस करते हैं उनको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सर्विसेज प्रोवाइड करने का मतलब हो गया उनको एक तरह का जरिया दे रही है नेटवर्क से बात करने का। अगर आपको कोई भी डाटा कंप्यूटर से बाहर नेटवर्क में ट्रांसफर करना है तो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट नहीं कर सकता है, वो एप्लीकेशन लेयर की सहायता लेगा ट्रांसफर करने के लिए। अब क्या करेगा, जैसे मान लो कि हम यहाँ पे देखते हैं, बड़ा ही कॉमन है HTTP, तो आप जानते ही हैं। जो भी इंटरनेट में आप कोई भी वेबसाइट वगैरह आप ब्राउज करते हैं तो वो HTTP में ही होती है। जो भी आप URL डालते हैं वो भी HTTP में होता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर करके उसको कहते हैं, आपको पता ही होगा, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। तो जैसे कि मान लो कि ये यहाँ पे एक PC हो गया, यहाँ पे एक सर्वर हो गया, ये सर्वर हो गया और ये क्लाइंट हो गया जो कि PC हो गया। अब एक क्लाइंट क्या कहेगा, सर्वर से बोलेगा गिव मी योर वेब पेज। पहली रिक्वेस्ट नेटवर्क पे डाली, ये तो नेटवर्क ही आपको पता है कि भाई साहब ये पूरा का पूरा नेटवर्क है, ये डायरेक्ट तो कनेक्ट होंगे नहीं आपस में, किसी ना किसी नेटवर्क के माध्यम से होंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो ये कंप्यूटर जो होगा, इसका जो वेब पेज होगा, वेब ब्राउजर जो वेब पेज मांगेगा वो सर्वर में जाएगा। सपोज गूगल पे गया, गूगल पे जाने के बाद इसने बोला गिव मी योर वेब पेज। गूगल ने क्या किया, गूगल ने अपना वेब पेज देखा,
अगर इसने नाम दे रखा है वेब पेज का कि मुझे पर्टिकुलर ये वेब पेज चाहिए, तो वेब पेज वो अगर इसमें है एक सर्वर में तो दे देगा, नहीं है तो वो क्या करेगा, अपना डिफॉल्ट वेब पेज ट्रांसफर कर देगा वापस। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जैसे वेब पेज मांगा था, इनके पास जो भी था भैया, अगर जैसे इन्होंने कोई भी पर्टिकुलर नहीं मांगा तो इन्होंने अपना डिफॉल्ट दे दिया, home.html वापस दे दिया। अब क्या हो गया कि ये जो सर्विसेज होंगी, इनका जो वेब ब्राउजर हो गया, ये हो गया वेब ब्राउजर, ये तो एक सॉफ्टवेयर है। इन्होंने जो है यूज किया किसका, एप्लीकेशन लेयर का। एप्लीकेशन लेयर का यूज क्या किया, एप्लीकेशन लेयर के अंदर एक प्रोटोकॉल का यूज किया जिसको बोलते हैं HTTP। इस HTTP के माध्यम से इन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को कि गिव मी योर वेब पेज, और सर्वर ने भी बैक HTTP में अपना वेब पेज दे दिया। यहाँ पे HTTP पे आया, और HTTP आने के बाद एप्लीकेशन लेयर जो थी, इन्होंने उसको बैक कन्वर्ट कर दिया ब्राउजर की लैंग्वेज में, जो कि आपका वेब ब्राउजर समझ सकता है, और वेब ब्राउजर ने आपके स्क्रीन पे वही चीज चिपका दी आपको, मतलब डिस्प्ले कर दी। आइए अब इसको एक टेक्निकल सेंस में देखते हैं। ये तो मैंने आपको लेमन टाइप बता दिया, टेक्निकल में देखते हैं। तो ये देखिए, अब इस पे क्या हो गया, ये कहाँ गया पेन, इधर। ये हो गया हमारा पीसी और ये हो गया हमारा सर्वर। अब पीसी ने क्या किया, HTTP हेडर, दिस इज कॉल्ड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। HTTP हेडर के अंदर इंफॉर्मेशन डाली गेट home.html। अब आप देखिए कि इन्होंने पर्टिकुलर वेब पेज मांगा है, मुझे ये वाला वेब पेज चाहिए। अब हम कोई भी इंफॉर्मेशन भेजेंगे तो वो किसी ना किसी हेडर के अंदर जाएगी। अगर किसी प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन भेजेंगे हम किसी प्रोटोकॉल को यूज करते हुए, तो वो उस प्रोटोकॉल के हेडर में ही जाएगी, ना कि पीछे जाएगी। जैसे कि ये HTTP का हेडर है, ये पूरा HTTP का हेडर है, इसके पीछे कोई डाटा नहीं है, अभी डाटा एब्सेंट है क्योंकि हम डाटा भेज ही नहीं, हम तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट मांग रहे हैं। अब इन पीसी ने भाई साहब पहला रिक्वेस्ट भेज दिया सर्वर की तरफ, ये सर्वर हो गया जैसा हमने पहले देखा था ये पीसी हो गया। सर्वर को गई है रिक्वेस्ट, सर्वर ने बोला कि ठीक है home.html सपोज इसके पास प्रेजेंट है, नहीं प्रेजेंट होता तो भाई साहब डिनाई रिक्वेस्ट आ जाती। अब क्या हुआ कि इन्होंने, इनके पास ये डाटा प्रेजेंट था तो इन्होंने भेज दिया अपना HTTP हेडर लगाया इन्होंने, और उसमें अपना कोड भेज दिया, सपोज 200 कोड भेज दिया। हालांकि 200 कोड का मतलब ओके ही होता है, ओके लिख के नहीं भेजा, 200 कोड भेजा, उसका सेंस होता है कि ओके सब कुछ ठीक है, हमारे पास ये सारे रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं, और उसके साथ में डाटा टैग लगाया और home.html भेज दिया गया। अब home.html सारी तो एक बार में भेज नहीं सकते, क्योंकि हम छोटा छोटा ही डाटा भेज पाते हैं, इकट्ठे डाटा नहीं भेज पाते। सपोज इकट्ठा डाटा भेजा और बीच में भाई साहब नेटवर्क टूट गया तो कैसे होगा काम, तो छोटे छोटे चंक्स में डाटा भेजा जाता है। अब ये डाटा यहाँ पे भेजा गया, home.html का थोड़ा पार्ट यहाँ भेजा गया, उसके बाद डाटा भेजा गया। अब आप देखिएगा यहाँ पे HTTP हेडर दोबारा नहीं लगाया गया, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं थी। एक बार बोल दिया गया HTTP हेडर में कि ओके हम आपकी बात समझ चुके हैं, और लगातार डाटा भेजना चालू कर दिया गया आगे क्लाइंट की तरफ। मोर ऑफ द फाइल home.html का डाटा यहाँ पे सेंड करना चालू कर दिया हमने। तो इस तरह से हमने एप्लीकेशन लेयर का यूज करते हुए डाटा को ट्रांसफर किया सर्वर से क्लाइंट पीसी के थ्रू, और क्लाइंट पीसी ने रिक्वेस्ट भी मांगी थी HTTP के द्वारा सर्वर से। तो एप्लीकेशन लेयर का यूज समझ में आ गया हम लोगों को यहाँ पे कि एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करती है, सॉफ्टवेयर से कैसे इंटरफेस करती है, और सॉफ्टवेयर जो है तो कैसे एप्लीकेशन लेयर का यूसेज लेता है। हर एक लेयर जो होती है वो अपने नीचे वाली एक लेयर को, जैसे कि सबसे ऊपर लेयर हमने यहाँ पे एप्लीकेशन बताई है, आपको पता होगा पीछे हमने 5 लेयर पढ़ी थी, तो सबसे ऊपर वाली एप्लीकेशन थी, इसके नीचे वाली ट्रांसपोर्ट है। तो ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये ऊपर सॉफ्टवेयर को इंटरफेस करेगी और सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रदान करेगी। अब जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन लेयर जो है नीचे, ये किससे सर्विस लेगी, ये ट्रांसपोर्ट लेयर से सर्विस लेगी। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होती है। ट्रांसपोर्ट लेयर जो होगी हमारी, वो ऊपर से सेकंड लेयर होगी। मतलब हो गया कि ट्रांसपोर्ट लेयर होगी हमारी तीसरी लेयर हो गई, TCP/IP की। सबसे ऊपर वाली जो थी हमारी वो एप्लीकेशन थी, वो चौथी लेयर है, उसके नीचे ये तीसरी हो गई। ये कहती क्या है, इट इज एन एंड टू एंड लेयर यूज टू डिलीवरी मैसेज टू होस्ट। ये एंड टू एंड होस्ट को मैसेज डिलीवर करने का काम करती है। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे होस्ट हमने जब पीछे देखा था, यहाँ पे सर्वर था और यहाँ पे एक पीसी था, तो यहाँ से डाटा लेके सर्वर तक पहुँचाने का काम करेगी, और बैक पीसी से
सर्वर पे डाटा लाने का काम करेगी। एंड होस्ट है, इससे कोई मतलब नहीं है कि बीच में नेटवर्क में क्या है। इसका मतलब है कि जो डाटा यहाँ से जा रहा है क्या वो पीसी तक पहुंचा, और जो क्या पीसी से डाटा आ रहा है क्या वो बैक सर्वर तक पहुंचा। इन दोनों की बातचीत में इसे कोई लेना देना नहीं कि बीच में आपने नेटवर्क में बीएसएनएल यूज़ किया है, कि आपने जियो यूज़ किया है, कि आपने क्लाउड डाटा यूज़ किया है, आपने कुछ भी यूज़ किया हो, उसे कोई लेना देना नहीं। बस इसका मतलब है कि आपका डाटा यहाँ पीसी तक पहुंचना चाहिए और पीसी का डाटा या रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंचनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर कि ये क्या क्या काम करती है। तो ये काम करती है प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। अब जैसे कि कंप्यूटर में एक साथ कई सॉफ्टवेयर चलते हैं, तो हमारे पास जो नेटवर्क पोर्ट होता है वो तो एक ही होता है डाटा निकलने के लिए। तो जैसे कि आप मल्टीटास्किंग यूज़ करते हैं पीसी में, आपने वेब ब्राउज़र खोल लिया, आपने ट्रेडिंग का एक एप्लीकेशन खोल लिया, आपने कोई और 2-4 और एप्लीकेशन खोले जो कि इंटरनेट को यूज़ करते हो। आप सपोज आपने ऑनलाइन गाने ही चला लिया, या आपने मीडिया प्ले VLC को ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहे हैं, या आप यूट्यूब खोल रखें, यूट्यूब का पर्टिकुलर डेडिकेट ऐप खोल रखा है। तो 4-5 ऐप हो गए आपके। 4-5 ऐप का जो डाटा है वो आपके पीसी के पीछे जो एक ही पोर्ट है इंटरनेट से कनेक्ट होने का, दैट इज कॉल्ड RJ45 पोर्ट, उसी के थ्रू डाटा निकल रहा है। अगर आपके पास ऐसा नहीं है, आप फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें एक ही पोर्ट है वायरलेस लैन, एक ही एंटीना है आपका वाईफाई, जिसमें वाईफाई या आप ब्लूटूथ से डाटा शेयर कर रहे होंगे, तो वो उनके पास भी एक ही पोर्ट है आउटपुट करने के लिए। तो अब क्या होता है, सपोज यहाँ पे पोर्ट एक ही है, ये आपका एक ही पोर्ट है RJ45, यहाँ से डाटा निकल रहा है। अब क्या होगा, आपके पास पीसी में यहाँ मल्टीटास्किंग की ढेर लगी हुई है, ये आपके प्रोसेस है, ये सारे के सारे प्रोसेस हैं। प्रोसेस मतलब ये आपका ब्राउज़र हो गया, जैसे सपोज ये आपका हो गया ट्रेडिंग, ये हो गया आपकी ऑनलाइन वीडियो वगैरह चल रही है आपकी, इधर आप मान लो स्काइप वगैरह चला रहे हैं तो वो भी हो गया, व्हाट्सअप चलाएंगे तो व्हाट्सअप हो जाए। इतने सारे कई सारे प्रोसेस हो गए, सपोज 4, 5, 6, 8, 10 जितना आपका पीसी हैंडल कर सकता है बिना डिले किए, बिना हैंग किए, जो भी आपकी कैपेसिटी है, छोटा छोटा बड़े से बड़ा पीसी। अब क्या होगा, ये सारा का सारा यहाँ पे एक ही पोर्ट से निकल रहा है, आप देख रहे हैं एक ही पोर्ट से निकल रहा है। अब क्या होगा, इन सब का डाटा जाएगा। अब इस पोर्ट में डाटा कैसे भेजा जाए, या तो भैया एक बार में इसको भेजा जाए, एक बार में इसको भेजा जाए, एक बार में इसको, एक बार में इसको। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे होगा भैया, तो ये तो सबका टाइम तय करना पड़ेगा, इसमें कैसे डाटा भेजा जाए। तो यहाँ पे जो प्रोसेस हम यूज करते हैं उसे बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग। यहाँ पे ये प्रोसेस आ गया, ये भी प्रोसेस आ गया, ये भी प्रोसेस आ गया, ये भी प्रोसेस आ गया, प्रोसेस 1, 2, 3, 4। अब क्या होगा, इन सबको हम मल्टीप्लेक्स कर देंगे एक जगह पे, ये हो गया मल्टीप्लेक्सर, और इनसे एक डाटा निकाल देंगे बाहर। जैसे कि हम ऑर गेट यूज करते हैं, ऑर गेट जैसे ही होता है, लेकिन उसका ऑर गेट में तो आपको पता है पीछे 0-1 होगा तो आगे इन्हीं में से एक 0-1 हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें सारा का सारा डाटा इनकोड हो जाता है एक नई लाइन में। जैसे ये सारा का सारा डाटा गया और इस नई लाइन में निकल गया। अब इस जो सिंगल लाइन है ये, जो कि आपके RJ45 पीसी के पीछे से निकल रहा है सिंगल पोर्ट पे, इसमें ये सभी प्रोसेस का डाटा इनकोडेड फॉर्म पे जा रहा है। और जब ये डाटा वापस आएगा आगे से, अलग अलग सर्वर आपको डाटा देंगे, तो वो सब भी तो इसी में से आएगा, RJ45 से आपके प्रोसेस को वापस जाना है। तो आपके कंप्यूटर को कैसे पता है कि कौन सा डाटा आपके किस प्रोसेस में जाएगा, तो यहां हम यूज करते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, दैट इज पोर्ट डिलीवरी। पोर्ट, तो हम क्या करते हैं, हर एक को पोर्ट दे देते हैं, जैसे कि हम HTTP को 80 देते हैं या 443 पोर्ट वगैरह दे देते हैं। तो हर एक एप्लीकेशन, हर एक सॉफ्टवेयर अपना एक पोर्ट तय करता है, और जो भी डाटा आएगा उसमें लिख के आता है कि ये, जैसे मान लो ये सर्वर आ गया, इसमें से लिख के आएगा कि पोर्ट नंबर 80 के लिए, या पोर्ट नंबर 443 के लिए, ये पोर्ट नंबर 123 के लिए डाटा है, और अकॉर्डिंगली वो उसी सॉफ्टवेयर को रूट कर दिया जाएगा। जैसे ये डाटा इसमें आ गया, ये डाटा इसमें आ गया, ये डाटा इसमें आ गया, तभी तो आपके कई सारे सॉफ्टवेयर एक साथ रन करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये आपको प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी समझ में आ गई होगी। इसके साथ ही आपको मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कई सारे प्रोसेस को एक साथ मल्टीप्लेक्स कर दे रहे हैं और प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कर रहे हैं। एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन होस्ट, सपोज यहाँ पे एक पीसी है, यहाँ पे भी एक पीसी है। अब हम जैसे कि बैंकिंग साइट को यूज करते हैं। बैंकिंग साइट आपने देखा होगा, जैसे ही आप दूसरा पेज खोलते हो या दूसरा कुछ करते हो, थोड़ी देर के लिए आप अपना लॉगिन पेज भी नहीं खोलते हो, तो वो जैसे ही आप बैक मारते हो आपका सेशन बंद हो जाता है, आप
लॉग आउट हो जाते हो। तो वैसे ही एंड टू एंड कनेक्शन, आपका एंड टू एंड कनेक्शन पहले से डिसाइड हो जाता है। अगर इस एंड टू एंड कनेक्शन में कोई भी चेंजेस होंगे तो आपका सेशन क्लोज हो जाएगा, मतलब आप लॉग आउट हो गए उस वेबसाइट से या आप उस सर्वर से लॉग आउट हो चुके हैं। तो एंड टू एंड, अगर एंड टू एंड का मतलब होता है रिलायबिलिटी, अगर आप यहाँ से जितने भेज रहे हैं उतने आपके पैकेट्स यहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, मतलब डाटा के चंक्स रिसीव हो रहे हैं, जितने यहाँ से भेज रहे हैं उतने, और पूरा का पूरा इनका एक कैटलॉग बन के पहले से रेडी रहेगा। दोनों पीसी को पता रहेगा कितना डाटा भेजा गया है, कितना डाटा नहीं आया। ये हो गया सिक्योर। लेकिन इसमें एक समस्या होती है, सबसे बड़ी समस्या इसमें ये आ जाती है कि ये ओवरहेड बिट्स बहुत होते हैं, क्योंकि आपको हर डाटा भेजोगे फिर आप उसकी गारंटी लोगे, तो इसमें ओवरहेड बिट ज़्यादा हो जाते हैं और बैंडविड्थ ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है नेटवर्क की। चलिए ये हम आपको आगे जाके आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से समझा देंगे इसको। तो एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन होस्ट भी समझ में आ गया हमें कि कनेक्शन रिलायबल होगा, सिक्योर होगा। अब डाटा इंटीग्रेटिंग एंड एरर कनेक्शन, अब यहाँ से जो डाटा यहाँ से यहाँ भेज दिया गया है, वापस डाटा इधर से वापस आ गया पीसी टू पीसी, तो इस डाटा की इंटीग्रिटी, जो डाटा भेजा गया है क्या वही डाटा मिला है हमें पूरा का पूरा, या वो डाटा बीच में चेंज हो गया है, तो हमें वही डाटा मिलेगा क्योंकि हम उसकी एक्नॉलेजमेंट वापस कर रहे हैं। जितना डाटा मिल रहा है, सपोज पीसी 1 पीसी डाटा का कोई डाटा भेज रहा है, 1 2 की तरफ सेंड कर रहा है कोई डाटा, तो जितना डाटा मैं भेजूंगा यहाँ से पीसी 2 उसको एक्नॉलेज करेगा कि मुझे डाटा नंबर 1, डाटा नंबर 2, डाटा नंबर 3, डाटा नंबर 4 मुझे मिल गया है सही सलामत। अगर ये नहीं करता है एक्नॉलेजमेंट तो इसका मतलब है कि डाटा लॉस्ट हो गया है बीच में, उसे कहते हैं एरर, लाइन में एरर आ गया है। तो अब इसको करेक्शन कैसे करेंगे भाई साहब? तो करेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट भेजाएगा, जैसे पीसी नंबर, जैसे मान लो आप नंबर 3 गायब हो गया, आपने चंक्स भेजे 1 2 3 4 लेकिन तीसरा गायब हो गया, तो पीसी 2 इन रिटर्न आपको बताएगा कि 3 नंबर भैया नहीं मिला, नॉट गॉट। तो भाई सीधी बात है कि पीसी नंबर 1 इसको दोबारा भेज देगा डाटा 3 को। इस टाइप से फ्लो कंट्रोल क्या होता है? फ्लो कंट्रोल, सपोज आपके पास यहाँ पे एक सर्वर है और यहाँ पे आपके पास छोटा सा पीसी है। अब क्या हुआ, सर्वर तो भैया कॉर्पोरेट जगत के अंदर बैठा हुआ है, बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ है, सपोज इनकी बैंडविड्थ होगी मान लो 1 Gbps, और आप बैठे हुए दूर दराज किसी ग्रामीण गांव में, जो आपका चल रहा है मुश्किल से आपकी जियो की स्पीड मिल रही है 200 Kbps, या तो वो भी नहीं मिल रही, 50-60 Kbps ही चली, जिसमें कि आप मेरा वीडियो देख पा रहे होंगे बड़ी मुश्किल 240p में। अब क्या हुआ कि सर्वर जो है आपको हाई स्पीड पर डाटा भेज सकता है कितनी भी, लेकिन आप उतना रिसीव नहीं कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, इन बैक सर्वर को बोलोगे भाई साहब रुक जाओ, मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है, आप थोड़ा डाटा स्लो भेजिए। तो सर्वर क्या करेगा, डाटा आपको स्लो भेजेगा। नहीं तो पता लगा सर्वर आपको 1 Gbps के हिसाब से डाटा पूछ के ज़्यादा आपका नेटवर्क ले नहीं पा रहा और सारा पैकेट सारा बीच में डाटा गुम हो गया, इसे बोलते हैं डाटा ड्रॉप होना। तो आप कुछ काम कर ही नहीं पाएंगे। तो जो स्पीड को कंट्रोल किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर के माध्यम से, उसे बोलते हैं फ्लो कंट्रोल। मैं आई होप कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन होस्ट, मल्टीप्लेक्सिंग, डीमल्टीप्लेक्सिंग, डाटा इंटीग्रिटी एंड एरर कनेक्शन, फ्लो कंट्रोल। आइए आगे देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल होते हैं वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, एप्लीकेशन लेयर में प्रोटोकॉल बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर के साथ। अब ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर के साथ इंटरेक्ट करती है, डायरेक्ट किसी सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं करती है, इसलिए इसमें प्रोटोकॉल थोड़े कम हो जाते हैं। एक होगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल TCP और दूसरा होता है यूजर डाटा काम प्रोटोकॉल UDP। ये दो, TCP होता है कनेक्शन ओरिएंटेड, मतलब कि एक पीसी से दूसरे पीसी के बीच में कनेक्शन पहले से प्री डिफाइंड होता है, अगर उस कनेक्शन में कोई भी चेंज आएगा तो सेशन आउट हो जाएगा। मतलब अगर PC1 से PC2 में कोई डाटा जाना है तो उसका रूट और समय सब कुछ पहले से तय होगा, अगर उसे डेविएट होता है तो कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। UDP में क्या होता है, UDP में हम लोग कोई भी रूट पहले से तय नहीं करके रखते। UDP में होता है एज फास्ट एज पॉसिबल आपके पास डाटा पहुंचना चाहिए। जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो में अगर कोई डाटा बीच में मिस हो गया तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपको शर्त यह है कि आपको डाटा एक ही टाइम पे मिलना चाहिए और वीडियो स्ट्रीम होनी चाहिए। थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे तो चलेगा, लेकिन कुछ क्रिटिकल साइट्स होती हैं, कुछ क्रिटिकल कनेक्शन होते हैं जिनमें ऐसा नहीं होता, जैसे बैंकिंग की, तो वहाँ पे जैसे ही ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा कनेक्शन आपका टर्मिनेट हो जाएगा। वहाँ पे हमें TCP की जरूरत पड़ती है, सिक्योर कनेक्शन की।
आई होप ये भी हम समझ गए होंगे ट्रांसपोर्ट लेयर का। तो आइए ट्रांसपोर्ट लेयर का हम एक मेजर पार्ट देख लेते हैं, एक फीचर है ये, एरर रिकवरी कैसे होती है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि ये सर्वर हो गया और ये हो गया क्लाइंट। तो सर्वर क्लाइंट की तरफ डाटा कैसे भेजता है, तो सर्वर जो है टीसीपी का एक प्रोटोकॉल यूज कर लेगा। सपोज ये टीसीपी का हेडर हो गया, मैंने आपको बताया था जो भी प्रोटोकॉल होगा उसकी इन्फॉर्मेशन हेडर के अंदर ही होगी, उस प्रोटोकॉल के हेडर के अंदर। तो ये हो गया टीसीपी, टीसीपी का हेडर बन गया। टीसीपी के हेडर के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या हो गई, सीक्वेंस 1, मतलब डाटा का पहला चंक सीक्वेंस 1। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया एचटीटीपी, क्योंकि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो एप्लीकेशन लेयर को सर्विस देगी। एप्लीकेशन लेयर को सर्विस दी, एप्लीकेशन लेयर ने बोला कि ओके एचटीटीपी फॉर्म पे डाटा आएगा और डाटा इज ओके, मतलब डाटा भी जो टूटा फूटा नहीं है, प्रॉपर आया एकदम। और उसके बाद डाटा आएगा वेब पेज का, और ये सर्वर, ये क्लाइंट को मिल गया, सर्वर से थ्रू हुआ और क्लाइंट को मिल गया। ऐसे ही सेम क्या हुआ, सीक्वेंस 2 आया, सीक्वेंस 2 में डाटा आया। एचटीटीपी की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही हमने तय कर लिया कि डाटा जो आ रहा है वो एचटीटीपी फॉर्म पे आ रहा है। तो अब इसी का सेकंड पार्ट आएगा, डेटा आ गया। डेटा आने के बाद क्या हुआ, ये डेटा बीच में लॉस हो गया और हमारे पास उसके बाद जो है तो सीक्वेंस नंबर 3 मिल गया, इसमें रेस्ट ऑफ वेब पेज मिल गया, लेकिन हमारे पास डाटा नंबर 2 जो है ये गायब हो गया। तो हमारा पूरा का पूरा वेब पेज लोड नहीं हो पाएगा। इस केस में क्या करेगा, क्लाइंट जो है वापस एक एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, जिसमें ये टीसीपी लेयर का है, टीसीपी प्रोटोकॉल के माध्यम से भेजेगा, क्योंकि जो एरर रिकवरी है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में, मतलब कि ये लेयर नंबर 3 में। तो ये उसी का प्रोटोकॉल लगाएगा, उसका प्रोटोकॉल का हेडर होगा टीसीपी। अब इन्होंने भेजा कि सेंड टू नेक्स्ट, मतलब कि ये वाला जो पैकेट है हमें भैया, ये वाला जो डाटा चंक है ये हमें वापस भेज दिया जाए कृपया, क्योंकि ये हमें ठीक से रिसीव नहीं हुआ। इनफैक्ट ये जो सर्वर है ये फिर आगे सॉरी, ये हमें देगा सीक्वेंस नंबर 2 को दोबारा सेंड कर देगा आगे की तरफ। तो इस हिसाब से हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर की एरर रिकवरी फुलफिल होती है। आगे आइए देखते हैं नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर जो है हमारी दूसरी लेयर होगी इस मॉडल की। दूसरी क्या कहिए, ये एक्चुअली हमारी तीसरी लेयर है नीचे से, लेकिन जो पुराने मॉडल के हिसाब से ये हमारी दूसरी लेयर है। अब इसका काम क्या होता है, इनका काम होता है नेटवर्क की बारीकियों को जानना। पहला जो हमारा ट्रांसपोर्ट का काम था, उसका ट्रांसपोर्ट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की, वो थी प्रोसेस टू प्रोसेस डाटा ट्रांसफर करना। नेटवर्क लेयर का मतलब होता है होस्ट टू होस्ट डाटा पहुंचाना, मतलब एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डाटा पहुंचाना नेटवर्क के माध्यम से। अब ये नेटवर्क की बारीकियां होंगी, इसमें बताएगा नेटवर्क में डाटा कैसे फ्लो करेगा, बीच में कौन कौन सी डिवाइसेस आएंगी, कहाँ से डाटा को जाना है, कहाँ पे डाटा को घूमना है। तो आइए देखते हैं। मेन वर्क ऑफ दिस लेयर इज टू सेंड द पैकेट फ्रॉम एनी नेटवर्क एंड एनी कंप्यूटर टिल दे रीच द डेस्टिनेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ द रूट दे टेक। इसका मतलब हो गया कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एंड पॉइंट बोल लीजिए, होस्ट बोल लीजिए, क्लाइंट बोल लीजिए, सर्वर बोल लीजिए, सारे एक ही चीज़ है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में डाटा ट्रांसफर करना है किसी नेटवर्क के माध्यम से, इररिस्पेक्टिव ऑफ रूट। रूट कुछ भी हो सकता है, हमें बस डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को पहुंचाना है नेटवर्क थ्रू होते हुए। अब मैसेज डिलीवरी एट दिस नेटवर्क लेयर डज नॉट गिव एनी गारंटीड। तो इसका मतलब हो गया है कि इस लेयर पे जो होता है मैसेज डिलीवरी गारंटेड नहीं है। कैसे गारंटेड नहीं है, क्योंकि आपके पास तो एक पीसी है, आगे अपोजिट साइड में एक सर्वर लगा है, बीच में जो नेटवर्क है वो अप एंड डाउन भी हो सकता है। हो सकता है आपके घर से नेटवर्क निकला, डाटा निकला नेटवर्क के माध्यम से, और बीच में कहीं केबल कटी है आपकी तो आईएसपी तक जा ही नहीं पाया, या आईएसपी से आगे निकला, बीच में कहीं केबल कट गई तो आईएसपी जो है तो एक स्टेशन दूसरे स्टेशन के बीच में डाटा फ्लो नहीं करवा पाएगा। तो डाटा की कोई खास गारंटी नहीं है, और ये भी गारंटी नहीं है कि डाटा कौन सा रूट पकड़ के आपके दूसरे सिस्टम तक पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात ये। अब इसमें प्रोटोकॉल्स क्या क्या होते हैं, लेकिन ये इंश्योर होता है कि डाटा पहुंचना चाहिए। अभी हम आपको बताएंगे कि डाटा कैसे पहुंचता है, एनालॉगी बना के बताएंगे आपको पोस्ट ऑफिस के साथ। तो टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल इसमें कौन कौन सा होता है। सबसे पहले रूटिंग प्रोटोकॉल होता है। रूटिंग प्रोटोकॉल का मतलब हो गया कि आपका डाटा जो है एक नोड से दूसरे नोड के बीच में कैसे रूट किया जाएगा, कौन कौन सी डिवाइसेस होंगे, किस किस डिवाइसेस के द्वारा रूट किया जाएगा। मल्टीकास्ट ग्रुप मैनेजमेंट, एक डिवाइस से सिंगल डिवाइस को ही डाटा देना है कि एक डिवाइस से मल्टीपल डिवाइसेस को डाटा ट्रांसफर करना है, ब्रॉडकास्ट करना है, कुछ लिमिटेड पीसीस को, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स को।
नेटवर्क लेयर एड्रेसिंग असाइनमेंट। अब ये क्या होगा कि हर एक डिवाइस को ये एड्रेस देता है, जैसे कि हमने पीछे देखा था ट्रांसपोर्ट लेयर में कि हर एक प्रोसेस को एक पोर्ट नंबर दिया गया था, बिल्कुल जस्ट वैसे ही नेटवर्क लेयर में हम हर एक फिजिकल डिवाइस को एक आईपी एड्रेस देंगे। अब इसकी एनालॉजी क्या होगी, इस आईपी डिवाइस की एनालॉजी मैं आपको आपके घर के एड्रेस से करवाऊंगा। आइए देख लेते हैं। जैसे कि ये इस चित्र में आप देख रहे हैं कि ये पोस्टल सर्विस का एक चित्र है। यहाँ पे जो है लोकल घर हो गया आपका, आपने एक चिट्ठी डाली अपने मेल बॉक्स में, ये आपका मेल बॉक्स हो गया। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं तक थी कि आपने मेल बॉक्स में चिट्ठी डाल दी, पता वता लिख दिया, भाई साहब ये चिट्ठी मुझे भोपाल में फलाने फलाने घर पे लेके जाना है। अब क्या हुआ, आपके मेल बॉक्स के बाद आपका काम हो जाता है खत्म। यहां से आया था पोस्टल सर्विसेज डिपार्टमेंट का काम चालू। अब ये उठाएंगे, इसको उठाने के बाद अपने नज़दीकी मेल बॉक्स कलेक्शन सेंटर में लेके जाएंगे। वहां से आपके सिटी के सॉरी वहां से आपके जो सिटी में लेके जाएंगे, सिटी का जो जीपीओ होगा वहां लेके जाएंगे। अब वो जीपीओ डिसाइड करेगा कि कहाँ का रूट सबसे अच्छा है। भैया ट्रेन से जाना है तो ट्रेन से चलेंगे, शिप से जाना है शिप से जाएंगे, एरोप्लेन से जाना है एरोप्लेन से जाएंगे। तो रूट पोस्टल डिपार्टमेंट तय करेगा। वो रूट हो सकता है कि आपका ऐसा भी हो सकता है, रूट डायरेक्ट भी हो सकता है। जो रूट ऑप्टिमम हो, सपोज ये रूट ऑप्टिमाइज है तो ये रूट फॉलो किया और यहाँ से होते हुए भोपाल जो सिटी है वहाँ के नज़दीकी सेंटर में गए और वहाँ से फिर पोस्टमैन निकले भाई साहब और आपके घर पे चिट्ठी दे दी। तो सेम सेम जो है यही एनालॉजी यूज होगी हमारे नेटवर्क पे। यहाँ पर लोकल पीसी हो जाएगा, यहाँ पे नेटवर्क हो जाएगा जिसको हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पे हो गया आपका क्लाइंट ये हो गया, तो ये चाहे क्लाइंट हो गया चाहे सर्वर हो गया। अब क्या हुआ कि यहाँ से आपका पैकेट ड्रॉप हो गया नीचे की तरफ। आपने ये जो पैकेट है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर से होते हुए आपने नेटवर्क लेयर को दे दिया और बोला कि हमें नहीं पता भैया, डाटा पहुंचा दो अगले पार्टी को। नेटवर्क लेयर ने डाटा जो है तो नेक्स्ट रूटर को दे दिया, आपके पीसी से निकल गया, ये नेक्स्ट रूटर की तरफ आ गया जो कि गेटवे। अब रूटर के ये भी रूटर है, मान लो R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7। अब इन रूटरों के समूह ने आपस में तय किया मिलके कि ये डाटा कैसे कैसे फ्लो होके जाना है और इन्होंने अपना एक रास्ता बनाया जो कि इजी था, इफिशिएंट था और ऑप्टिमाइज था। वो डाटा सपोज इस फॉर्म पे लेके गया और नज़दीकी रूटर को दे दिया R6 को, नज़दीकी रूटर ने वो डाटा जो है तो अपने क्लाइंट को सौंप दिया। यहाँ पे क्लाइंट की नेटवर्क लेयर ने लिया, नेटवर्क लेयर ने लेने के बाद ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने लेने के बाद एप्लीकेशन लेयर को दिया, एप्लीकेशन ने लेने के बाद आपके ब्राउज़र में डाटा फीड कर दिया, ब्राउज़र ने आपको दिखा दिया। तो इस तरह से रूटिंग हो गई। तो अब जितना भी है ये पूरा का पूरा केस, ये रूटरों का ये सिस्टम जिन्होंने रूटिंग किया, इसको बोलते हैं रूटिंग। रूटिंग के कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, कई सारे इनके अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो हम आगे बता देंगे आपको जब इनके प्रोटोकॉल्स हो। SPF हो गया, EBGP हो गया, BGP हो गया, जब इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से बता देंगे। अभी के लिए नेटवर्क लेयर का फंक्शन यही है कि नेटवर्क लेयर हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर डाटा को पकड़ के नेटवर्क के माध्यम से दूसरे होस्ट तक पहुंचाती है। तो अभी तक हमने देख लिया एप्लीकेशन लेयर देख ली हमने, इसके बाद हमने ट्रांसपोर्ट लेयर देख ली, उसके बाद हमने नेटवर्क लेयर देख ली। एप्लीकेशन लेयर का काम क्या था, तो एप्लीकेशन लेयर का काम था सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करना, उसके डाटा को किसी एक फॉर्मेट पे चेंज कर देना। जैसे हमने यहाँ पे HTTP देखा है, HTTP को हम नेटवर्क पे फ्लो करवा सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट दे देना, ट्रांसपोर्ट जो एप्लीकेशन ट्रांसपोर्ट वाली जो लेयर है वो उस डाटा को कन्वर्ट कर देगी सेगमेंट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। उसके बाद जो नेटवर्क है, नेटवर्क उनको कन्वर्ट कर देगी छोटे छोटे डाटा चंक्स में, जिनको कि हम IP पैकेट्स बोलते हैं। और ये आगे दे देगी एक और लेयर होती है हमारी डाटा लिंक, जिसको अभी हम पढ़ने वाले। डाटा लिंक इनफैक्ट फिजिकल को देगी और हम इसमें नेटवर्किंग मॉडल इसके बाद हम खत्म कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम नेटवर्क लेयर का एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो जैसे कि मान लो कि यहाँ पे कोई सर्वर है
ये सर्वर है, इनका नाम रखा है हमने देवशी, और सामने एक क्लाइंट है जिनका नाम है अंश। अब देवशी नाम का सर्वर क्लाइंट तक डाटा कैसे भेजेगा? तो ये जो सर्वर है इसके नज़दीकी रूटर है। रूटर मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि रूटर डिसिमिलर नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के काम आता है, अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के काम आता है। तो यहाँ वाला जो नेटवर्क है ये अलग है, और ये वाला नेटवर्क जो है ये होम नेटवर्क है, मतलब ये आपका घर का नेटवर्क है। उसी में एक रूटर है, जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले सोहो में बताया था कि ISP से जुड़ने के लिए हमें एक रूटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे ये हो गया, हमने मिटा दिया इसको। आइए देखते हैं आगे। अब क्या हुआ कि ये जो सर्वर है, ये सर्वर कोई भी डाटा भेजेगा तो अपने नज़दीकी रूटर में ही भेजेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। अगर किसी दूसरे नेटवर्क में एंटर करना है तो अपने नज़दीकी रूटर में ही डाटा भेजना पड़ेगा। तो उन्होंने सबसे पहला स्टेप किया, स्टेप 1 डाटा आपने R1 में भेज दिया। अब जो ये रूटर है ये आ जाता है आपका लेयर 3 में। लेयर 3 का मतलब हो गया नेटवर्क लेयर का पार्ट हो गया। इसका काम हो गया कि डाटा को नेटवर्क के माध्यम से दूसरे होस्ट तक पहुंचाना, और सारा का सारा कहानी यही था, इधर से इधर तक, ये नेटवर्क लेयर का पार्ट हो गया। जैसे ही डाटा R1 के पास आया, R1 ने बोला ठीक है भैया, अब मुझे डाटा भेजना है 2 डॉट सीरीज में, ऐसे उस एड्रेस पे भेजना है जो कि 2 डॉट सीरीज हो। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले कि आपका जो घर होता है, घर का एड्रेस होता है, घर का एड्रेस होता है, घर का पिन कोड भी होता है। आपके घर का एक यूनिक एड्रेस होगा, वो किसी दूसरे से मैच नहीं करेगा। जस्ट ऐसे ही हम नेटवर्क में हर एक पीसी को एक लॉजिकल एड्रेस देते हैं जिसको हम IP एड्रेस बोलते हैं। ये वर्चुअली होता है, ये हम चेंज भी कर सकते हैं। ये हो गया हर एक पीसी को। लेकिन अभी जितने भी कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में, इंटरनेट में, आज के ज़माने में अभी तक जितने भी ऑपरेट हो रहे हैं उन सबका IP एड्रेस यूनिक ही होगा। किन्हीं भी 2 पीसी का या 2 नेटवर्क होस्ट का एड्रेस एक नहीं हो सकता है। हालांकि लॉजिकल होता है, फिर भी ये अलग होता है। इनके 2 टाइप होते हैं, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। IPv4 32 बिट का ये IPv4 32 बिट का होता है। IPv6 का अभी मेरे को याद नहीं, जब हम क्लास करेंगे तब आपको बता दूंगा कितने बिट का होता है। ये आई थिंक 128 समथिंग ऐसे कुछ का होता है। तो ये हो गई IP एड्रेसिंग। और हम क्या करते हैं, जैसे कि हम घर को आपके घर के आसपास का जितने भी एड्रेस होते हैं उन्हें एक पिन कोड के से क्या करते हैं, सेग्रीगेट कर लेते हैं। ये पिन कोड वाले जितने भी एड्रेस हैं 110011, ये जैसे दिल्ली का हो गया, तो जितने भी ये पिन कोड में एड्रेस है वो इस पिन कोड में के अंदर आएंगे। तो डाकिये को समझ में आ जाता है इस पिन कोड को देखते ही कि ये इस मोहल्ले, इस एरिया के एड्रेस है। ऐसे क्या कहते हैं, IP एड्रेस के अंदर जो है हम सेग्रीगेशन कर लेते हैं छोटे छोटे, तो इनको हम बोल देते हैं सबनेटिंग बोलते हैं उनको। वो भी इसकी मैं डिटेल क्लास आगे लूंगा तो आपको बता दूंगा। सबनेटिंग हो जाएगा। इससे IP एड्रेस को देख के समझ में आ जाता है कि IP एड्रेस किधर का है। तो जैसे यहाँ पे इस केस में यहाँ पे ये 2 का है, तो हमें पता लग जाएगा कि ये पूरा नेटवर्क 2 डॉट समथिंग में चल रहा है। जैसे 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट 2 डॉट, ये जो भी IP एड्रेस होता है डॉटेड नोटेशन में होता है। इसको बोल देते हैं हम DDN बोलते हैं, इसको डॉटेड डेसिमल नोटेशन DDN बोलते हैं। तो इसमें 4 पार्ट होते हैं, 1 2 3 और 4 होते हैं। ये IP का पार्ट होता है, जो IP प्रोटोकॉल हमने पढ़ा था, नेटवर्क लेयर का सबसे मेजर प्रोटोकॉल IP, ये उसी का पार्ट होता है। IP एड्रेसिंग जो हमने पीछे बताई थी कि एड्रेसिंग को भी ये नॉमिनेट करता है। तो जितने भी एड्रेसेस होंगे 2 डॉट समथिंग से, मतलब ये डॉट इधर से लेके इधर तक के, वो सारे इसी नेटवर्क होंगे। इस रूटर को ये बात पता थी, ये R1 को, तो R1 ने सीधा क्या कह दिया, R2 की तरफ डाटा को फॉरवर्ड कर दिया। R2 ने देखा कि ये सारे तो हमारे ये लोकल नेटवर्क हैं, इन्होंने लोकल नेटवर्क में ये पैकेट्स को फॉरवर्ड कर दिया। ये चाहता तो कहीं और भी कर सकता था, क्योंकि ये लोकली नेटवर्क कनेक्ट था इसलिए डायरेक्ट इसमें कर दिया। अब इन्होंने R3 की तरफ क्यों नहीं किया, क्योंकि R3 में सपोज डाटा 3 डॉट डैश डॉट डैश डॉट डैश था, तो यहाँ पे कोई आने का मतलब ही नहीं बनता था, तो ये रूट फॉलो किया ही नहीं गया। हालांकि ये रूट चाहते तो ऐसे आके ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन ये रूट लंबा होता और ऑप्टिमाइज नहीं होता। डायरेक्ट कनेक्शन था R1 से R2 बीच में, तो R1 से R2 बीच में ले लिया गया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं।
सबसे पहले क्या हुआ कि जो सर्वर है इन्होंने जो अपना डाटा जो था आईपी पैकेट डाला। आईपी पैकेट का मतलब हो गया इन्होंने आईपी एड्रेस डाल दिया, जिसकी मैंने आपको ये भी बात बताई थी। डेस्टिनेशन ये हो गया। सोर्स भाई साहब खुद हो गए, ये देवशी नाम की जो मशीन है ये सोर्स हो गई, और डेस्टिनेशन हो गए अंश नाम का पीसी। तो इन्होंने आईपी प्रोटोकॉल मतलब नेटवर्किंग प्रोटोकॉल के अंदर आईपी नाम का नेटवर्किंग लेयर के अंदर आईपी नाम का प्रोटोकॉल यूज करते हुए यहाँ पे आईपी एड्रेस फीड किया। ये हेडर हो गया, हेडर के अंदर फीड किया। इसके बाद टीसीपी लिया, क्योंकि कनेक्शन का टाइप हमें टीसीपी चाहिए था, मतलब कनेक्शन ओरिएंटेड चाहिए था। उसके बाद डाटा का टाइप क्या भेज रहे हैं, वो एचटीटीपी भेज रहे हैं डाटा का टाइप। इस टाइप से हमने एक पूरा का पूरा पैकेट बना लिया। पैकेट, इसे हम पैकेट बोलते हैं। जो भी डाटा होगा, हेडर, ये हेडर, ये हेडर, ये हेडर, और यहाँ पे डाटा के साथ मिलाने के बाद जो भी पैकेट बनेगा, पैकेट बनेगा मतलब जो भी डाटा का एक पार्ट बनेगा, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको हम पैकेट बोलते हैं। इससे पीछे जो ट्रांसपोर्ट लेयर थी वहाँ पे जो हम डाटा का जो पार्ट बनेगा उसको हम सेगमेंट बोलते हैं। तो इस पैकेट को हमने यहाँ से थ्रू किया। इस सर्वर ने R1 को भेजा, R1 ने R2 को भेजा, R2 ने लोकल अंश नाम की मशीन को भेज दिया। तो आई होप सो ये नेटवर्क लेयर में आपको रूटिंग थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अगर आपको बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया तो आप चिंता मत करिए, हम इसको आने वाली वीडियोस में बहुत डिटेल में कवर करेंगे, वहाँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे वीडियो में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर देने की कोशिश करूँगा। अब देखते हैं डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर। ये जो है हमारी पहली और दूसरी लेयर होती है TCP/IP मॉडल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारा। जैसे कि डाटा एंड फिजिकल लेयर डिफाइन द प्रोटोकॉल एंड हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू डिलीवर डाटा अक्रॉस सम फिजिकल नेटवर्क। कोई भी फिजिकल नेटवर्क होगा, जैसे इथरनेट केबल हो गई, फाइबर हो गई, या आपका वायरलेस हो गया। जैसे कि आप जैसे मोबाइल के माध्यम से अभी मान लो देख रहे हो इस वीडियो को सपोज, तो आप किसी ना किसी टावर से जुड़े होंगे, तो उन आपके सेल फोन से लेके टावर के बीच में जो नेटवर्क है जो वायरलेस है, वो भी फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर के ऊपर ही काम करता है। तो डाटा लिंक लेयर का काम होता है जो पैकेट्स मिलते हैं हमें नेटवर्क लेयर से, उनको फिजिकल मीडिया के ऊपर प्लेस करना, और बिल्कुल नज़दीकी होस्ट, जैसे कोई डाटा जो है, जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि एक सर्वर जो है दूसरे क्लाइंट तक डाटा ट्रांसफर करना चाहता है तो बीच में रूटर आता है। तो डाटा लिंक लेयर होती है, ये सीधा सर्वर से क्लाइंट तक के बीच में कनेक्शन नहीं बनाएगी, ये सपोज सर्वर से पहला डिवाइस जो कि रूटर होता है उसके बीच में कनेक्शन बनाएगी, और वहाँ तक डाटा डिलीवरी की अश्योरेंस देती है। और फिजिकल लेयर जो होगा वो सपोज बीच में जो मीडिया आपने जो फिजिकल वायर यूज़ कर लिया, जिसको इथरनेट बोलते हैं, RJ45 का कॉपर वायर यूज़ किया, तो उसके अंदर वोल्टेजेस कितने हो गए, कौन सा वोल्टेज होगा, कौन सी फ्रिक्वेंसी होगी, कौन सा ट्रांसमिशन टाइप होगा, क्या डाटा रेट होगा, क्या बॉड रेट होगा, उसमें सिग्नल लेवल, SNR, और जो हमारे इस टाइप के जो भी फैक्टर्स होते हैं वो सब फिजिकल लेयर में आ जाएंगे, जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट के साथ होते हैं। और डाटा लिंक लेयर का काम होगा फ्रेम्स बनाना, लॉजिकल पार्ट, किसी भी फिजिकल मीडिया के ऊपर लॉजिकल डाटा को प्लेस करना। कैसे प्लेस करना है ये डाटा लिंक लेयर काम करेगी। डाटा लिंक लेयर बड़ी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है पूरे TCP/IP मॉडल के अंदर। जैसे यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं वही सेम देखते हैं कि देवशी नाम का जो सर्वर है वो डाटा भेजना चाहता है आगे अंश नाम के पीसी को, लेकिन अभी हमने पीसी नहीं डाला क्योंकि डाटा लिंक लेयर को इससे लेना देना नहीं है। डाटा लिंक का मतलब सिर्फ नज़दीकी होस्ट के नज़दीकी डिवाइस के साथ है। तो जो भी कोई सर्वर होगा या पीसी होगा वो सबसे पहले अपने नज़दीकी रूटर जुड़ा होगा, जो और रूटर जो होगा बाहरी दुनिया से जुड़ा होगा, मतलब बाहरी नेटवर्क के साथ इंटरफेस करेगा। यही जो है रूटर हो जाता है इनका गेटवे। कोई भी ऐसा डिवाइस जो कि डिससिमिलर नेटवर्क के साथ जोड़ता है आपको, या आपके डिवाइस को बाहरी नेटवर्क के साथ जोड़ता है, उसको हम गेटवे भी कहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले क्या हुआ, सर्वर ने आईपी पैकेट बनाया। आईपी पैकेट का मतलब हो गया कि ये हो गई आपकी नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल। ये चला गया नीचे। अब इन्होंने क्या किया, ये जैसे ही नीचे गया इसका मतलब ये हैंडओवर हो गया डाटा लिंक को। डाटा लिंक को हैंडओवर हो गया ना। डाटा लिंक ने क्या किया, इथरनेट का हेडर, ये डाटा लिंक का ही एक प्रोटोकॉल है इथरनेट, इन्होंने अपना हेडर बिठा दिया और टेलर बिठा दिया। सारे प्रोटोकॉल के टेलर नहीं होते हैं, सिर्फ डाटा लिंक का ही टेलर होता है, बाकी के तो सिर्फ हेडर ही हेडर होते हैं। जैसे प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया था पिछले कि ये प्रोटोकॉल हेडर के अंदर इंक्लूड होता है, इन्फॉर्मेशन जो है हेडर के अंदर रखेगा। ऐसे ही जो है जो इथरनेट नाम का प्रोटोकॉल है
उसमें टेलर भी होता है और हेडर भी होता है। इसके बीच में इन्होंने इनकैप्सुलेट कर दिया किसको, आईपी पैकेट को, जो नेटवर्क लेयर से जो पैकेट आया था उसको इनकैप्सुलेट कर लिया, मतलब बीच में बिठा लिया, और पीछे टेलर लगा दिया, आगे हेडर लगा दिया, और इन्होंने भाई साहब नेटवर्क में भेज दिया फिजिकल मीडिया। ये हो गया फिजिकल मीडिया। फिजिकल मीडिया इस केस में हम वायर को ले रहे हैं, कोई भी कैट कैटेगरी की वायर लीजिए, मान लो कैट 6 वायर ले ली हमने, कैट 6 इथरनेट वायर में भेज दिया हमने, जो कि तांबे की होती है। इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस 100 मीटर के आसपास ही होती है, इससे ऊपर नहीं हो सकती, और इसकी जो स्पीड होती है समथिंग 1 Gbps होती है मैक्सिमम। तो मान लो हमने इस फिजिकल मीडिया के ऊपर डाटा को सेंड कर दिया। अदर साइड जो रूटर है, जो कि आपकी मशीन के साथ डायरेक्टली कनेक्ट है किसी न किसी फिजिकल माध्यम से, वहाँ पे क्या किया, फिजिकल लेयर ने डाटा को रिसीव कर लिया। यहाँ पे आपने क्या बोला, यहाँ पे आपने वोल्टेज दे दिए और करंट दे दिया, फ्रीक्वेंसी वगैरह दे दी, फिजिकल मीडिया में प्लेस कर दिया। भाई तांबे के तारों में तो यही चलता है, वहाँ थोड़ी डाटा चलता है। अब क्या हुआ, रिसीविंग साइड में जो फिजिकल है, यहाँ पे फिजिकल लेयर ने उसको इंटरप्रेट किया और लॉजिकल डिजिटल डाटा में कन्वर्ट कर लिया। जो आपके फिजिकल जो वोल्टेज आते हैं उनको 010101 बाइनरी करने के बाद और पूरा का पूरा फ्रेम तैयार कर लिया। कैसा फ्रेम, जो फ्रेम हमने यहाँ पे भेजा था वही सेम फ्रेम यहाँ पे रिक्रिएट कर लिया गया। इसको हम फ्रेम कहते हैं। जैसे कि हम सेगमेंट कहते थे किसको, ट्रांसपोर्ट लेयर के डाटा चंक्स को हम कहते थे सेगमेंट, नेटवर्क वाले को कहते थे हम पैकेट्स, ऐसी डाटा लिंक लेयर को हम कहते हैं फ्रेम। अब ये फ्रेम बन गया, फ्रेम रिक्रिएट कर लिया गया है, वही सेम आईपी पैकेट, वही इथरनेट हेडर, वही इथरनेट टेलर। अब क्या करेगी हमारी जो डाटा लिंक लेयर है वो इन दोनों को रिमूव कर देगी यहाँ पे, क्योंकि ये यहीं पे खत्म हो गए, डाटा लिंक लेयर खत्म होगी ना यहाँ पे। जैसी डाटा ऊपर भेजेगी तो ये सिर्फ और सिर्फ आईपी पैकेट को ही ऊपर भेजेगी। ये आईपी पैकेट ऊपर आ गया। अब इसके बाद फर्दर ये भी डिवाइड होते हैं, करते 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 कटते फिरते करते फिरते ऊपर एप्लीकेशन लेयर के द्वारा जो डाटा जाएगा ऊपर, वो प्योर डाटा जाएगा किसमें, सॉफ्टवेयर में, जो कि आपके साथ इंटरफेस करेगा। तो आई उसको आपको डाटा लिंक और फिजिकल लेयर मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे काम करते हैं। तो आइए आगे एक चीज़ और देखते हैं कि डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर में क्या क्या प्रोसेस किए जाते हैं और क्या क्या इनके अंदर होता है। तो फंक्शंस ऑफ डाटा लिंक लेयर, डाटा लिंक लेयर क्या क्या काम करती है। सबसे पहले फ्रेमिंग हमने जस्ट अभी देखी है कि कोई इसके जो भी डाटा आएगा उसके आगे इथरनेट की ये हेडर और पीछे इथरनेट की टेलर लगा देगी, और बीच में जो आईपी पैकेट होगा उसको एक फ्रेम के रूप में तैयार कर दिया जाएगा, जिससे कि हम फिजिकल मीडिया के ऊपर डायरेक्टली उसको वोल्टेज, करंट, इन सब के फिजिकल पैरामीटर्स के द्वारा प्लेस कर सके। एड्रेसिंग, जैसे कि हमारे पास पोर्ट नंबर होते थे, पोर्ट नंबर का यूज करते थे हम ट्रांसपोर्ट लेयर में, वैसे ही हम आईपी एड्रेसिंग यूज करते थे नेटवर्क लेयर में। डाटा लिंक लेयर में हम एलएलसी को यूज करते हैं और मैक को यूज करते हैं। हालांकि एलएलसी आजकल कहीं यूज नहीं होता है, आजकल मैक ही यूज होता है। मैक जो है वो एक फिजिकल एड्रेस होता है जो कि आपकी मशीन की मदरबोर्ड में या जो भी उसके अंदर निक होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसके अंदर इनग्रेव किया जाता है। आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। और किन्हीं भी दो डिवाइस का पूरे विश्व में दो मैक एड्रेस सेम नहीं हो सकते। जितने भी डिवाइसेस बने हैं आज तक जो कि नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो आपका फ़ोन हो, चाहे वो आपका पीसी हो, चाहे वो आपका कुछ भी हो, ये जितने डिवाइसेस हैं ये सारे के सारे डिफरेंट मैक के साथ प्रोड्यूस किए गए। अगर दो डिवाइसेस मैक मिल जाए तो क्लैश हो जाएगा और दोनों डिवाइसेस नेटवर्क से बाहर हो जाएंगे, मतलब काम नहीं करेंगे। तो एड्रेसिंग आपको समझ में आ गया कि डाटा लिंक लेयर में भी एड्रेसिंग यूज होती है, उसे कहते हैं मैक, मीडिया एक्सेस कंट्रोल डिवाइसेस। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब हो गया एक डिवाइस से दूसरे डिवाइसेस के बीच में जब भी डाटा ट्रांसफर होता है तो जाहिर सी बात है कि सिंक्रोनाइजेशन के बिना तो डाटा ट्रांसफर हो नहीं पाएगा, क्योंकि हैंड शेक वगैरह, कितनी स्पीड देनी, क्या देना है, किस फॉर्मेट में डाटा जाना है, ये पहले से तय कर लिया जाएगा। जब ये तय हो जाएगा तो उसके बाद ही डाटा फ्लो हो जाएगा। एरर कंट्रोल, अब यहाँ पे क्या होता है, एरर कंट्रोल होता है, एरर रिकवरी नहीं होती है। एरर कंट्रोल का मतलब हो गया कि सपोज डाटा यहाँ से निकला एक डाटा लिंक लेयर से और दूसरी डाटा लिंक लेयर तक गया और बीच में डाटा मिस हो गया, या हो सकता है वोल्टेजेस चेंज हो गया। रास्ते मान लो आप जा रहे हो, भैया बिजली गिर गई, बिजली गिरने के बाद जो आपने 0 भेजा है रास्ते में 1 हो गया, या कोई कहीं से इलेक्ट्रिक इंटरफेरेंस हो गया और आपका डाटा बीच में चेंज हो गया। तो जो दूसरी डाटा लिंक लेयर है वो इसको पकड़ लेगी। दूसरी डाटा लिंक लेयर उसको कैसे पकड़ लेगी, इसके अंदर मैकेनिज्म होते हैं, जैसे कि सीआरसी होता है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इनके माध्यम से जो अदर एंड पे जो डाटा लिंक लेयर होगी वो
उल्टी कैलकुलेशन करने के बाद, जैसे आप जिस कैलकुलेशन के द्वारा CRC प्रोड्यूस किया जाता है, इसका रिवर्स कैलकुलेशन किया जाएगा तो डाटा प्रोड्यूस हो जाना चाहिए। अगर वो दोनों डाटा मैच हो जाते हैं तो CRC सक्सेसफुल है, नहीं तो CRC फेल है। अगर CRC फेल हो गई है तो यह ऊपर वाले ट्रांसपोर्ट लेयर को बता दिया जाता है कि ये डाटा नहीं मिला, या ये डाटा लॉस्ट हो गया, या फिर ये डाटा जो हमें मिला ये करप्ट मिला है। इनफैक्ट इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो डाटा को अगेन डिमांड करती है कि ये वाला नंबर ऑफ सेगमेंट आप दोबारा भेजिए, तो हम उसी हिसाब से एरर की रिकवरी करते हैं। लेकिन डाटा लिंक लेयर में हम सिर्फ इंश्योर करते हैं कि डाटा करेक्ट फॉर्म पर रिसीव हुआ है कि नहीं, इसकी रिकवरी इंश्योर नहीं कर सकते। सेम केस फ्लो कंट्रोल, दो डिवाइस, जैसे कि हमारे पास एक सर्वर और एक रूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, रूटर कितना भी आप डाटा आप फीड करिए कर लेता है, और सर्वर की आपकी जो बैंडविड्थ होगी उसी के हिसाब से डाटा निकलेगा। तो दोनों की जो स्पीड थोड़ी बहुत आपस में ऊपर नीचे होती है, उन दोनों को सिंक्रोनाइजेशन के द्वारा तय कर लिया जाता है। फ्लो कंट्रोल, जो भी बेस्ट ऑप्टिमम स्पीड होगी उस लिंक में वो ऑप्ट कर ली जाएंगी दोनों डिवाइसेस के द्वारा। मल्टी एक्सेस, मल्टी एक्सेस का मतलब हो गया जैसे आपने टोपोलॉजी देखी होगी, सुना होगा आपने टोपोलॉजी बारे में, कई सारे कंप्यूटर्स किस फैशन में किसी नेटवर्क में जुड़े होते हैं, या किसी एक स्विच में जुड़े होते हैं, या किसी हब में जुड़े होते हैं। तो कई सारे डिवाइसेस जो होते हैं वो एक साथ डाटा को अपने सेंड कर सकते हैं रूटर की तरफ और रिसीव कर सकते हैं रूटर से, तो उसको मल्टी एक्सेस कहते हैं। एक ही लाइन में कई सारे डिवाइसेस किस हिसाब से आपस में कम्युनिकेट करते हैं, तो उसको मल्टी एक्सेस कहते हैं। वो डाटा लिंक लेयर का पार्ट होता है। जैसे इसमें हम CSMA कहते हैं, CSMA/CD होता है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस कोलिजन डिटेक्शन। तो कोलिजन डिटेक्शन मतलब कई सारे डिवाइसेस जब एक ही नेटवर्क को यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोलिजन होने के भी चांसेस हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सेस को इंश्योर किया जाता है कोलिजन डिटेक्शन के साथ। अगर कोलिजन हो गई हो तो उसको रिकवर भी किया जाता है। तो कहने का मतलब टोटल ये है कि डाटा लिंक लेयर जो है मल्टीपल एक्सेस को भी सपोर्ट करती है। एक ही लाइन पे कई सारे डिवाइसेस एक साथ चल सकते हैं। तो हमने क्या क्या कवर किया, फ्रेमिंग, एड्रेसिंग, सिंक्रोनाइजेशन, एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल और मल्टी एक्सेस। अब हम देखते हैं अपोजिट साइड में सेम फिजिकल लेयर क्या क्या करती है। तो हमने डाटा लिंक लेयर देखा है अभी तक। अभी हम देखेंगे फिजिकल लेयर क्या करती है। फिजिकल लेयर क्या करती है, जो आपकी फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया होती है, चाहे वो फाइबर हो, चाहे वो आपकी वायरलेस हो, और चाहे तो आपका वायर्ड मीडिया हो, इसके ऊपर डाटा को फिजिकली ट्रांसमिट किया जाता है। तो ये क्या क्या आ सकता है, डिजिटल ट्रांसमिशन हो सकता है। डिजिटल ट्रांसमिशन का मतलब हो गया है कि डाटा जो है तो 0101 की फॉर्म में जा सकता है। सपोज आप कोई फ्रीक्वेंसी लेते हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर 1, फ्रीक्वेंसी नंबर 2। फ्रीक्वेंसी नंबर 1 को आपने 1 का सिंबल दे दिया है, फ्रीक्वेंसी नंबर 2 को आपने 0 का दे दिया है। आप दोनों फ्रीक्वेंसी को अल्टर करते रहिए, उसी हिसाब से आपका 0101 चलता जाएगा और सामने वाला रिसीवर जो है समझ जाएगा। फ्रीक्वेंसी रिसीव करने के बाद जैसे दो फ्रीक्वेंसी अल्टरनेट पे रिसीव करेगा रिसीवर, उसको समझ में आ जाएगा 0 क्या है 1 क्या है, वो एक डाटा स्ट्रीम बना लेगा। तो इसको बोलते हैं डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन। सेम इस केस में एनालॉग ट्रांसमिशन क्या होता है। आपने पुराने जमाने के रेडियो देखे होंगे, रेडियो देखे हमने, रेडियो टावर क्या कहते थे, वो वहां से भैया आकाशवाणी चलती रहती थी, हमारे पास हम सुनते रहते थे। इसमें क्या हुआ कि इसमें डिजिटल नहीं है, इसमें एनालॉग है। इसमें वॉइस को जैसी आपने रिसीव किया है, जैसा हमने रेडियो स्टेशन से वॉइस को भेजा है, वैसे ही हमारे रेडियो ने पकड़ के हमें सुना दिया है। बीच में कोई नॉइस वगैरह आ गई है तो वो नॉइस भी हमें सुनाई दे रही, क्योंकि वो इरेज नहीं हो सकती बीच में। एनालॉग की सबसे बड़ी ड्रॉबैक यही है कि इसमें अगर एक बार नॉइस घुस गई तो हम इसमें से नॉइस को निकाल नहीं सकते। इसलिए हम आजकल के ज़माने में डिजिटल ट्रांसमिशन को ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब हो गया ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया आप जैसे मैंने बताया आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं भैया। आप यहाँ पे वायर यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे वेव यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पे चाहे तो फाइबर यूज़ करते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। आगे चलेंगे तो आपको बताएंगे। वायरलेस ट्रांसमिशन ये आपको बता ही दिया। वायरलेस ट्रांसमिशन में वेव यूज़ होती है, चाहे आप उसे FM कर दो, चाहे AM कर दो, और चाहे तो आजकल तो कई प्रकार की आ गई हैं, और भी बहुत सारी आ गई हैं। मल्टीप्लेक्सिंग वही मैंने जैसा आपको बताया था कि इतने सारे कनेक्शन हो गए, इतने सारे कंप्यूटर्स हो गए, इन सबको भैया आगे जाके एक ही मीडिया पे डालना है, तो इन सब से डाटा लेके एक ही मीडिया पे डाला जाएगा, तो उसको मल्टीप्लेक्सिंग कहेंगे। सेम जब उल्टा आएगा तो इतने सारे कनेक्शंस आ गए, ये एक ही मीडिया पे आ गए, तो यहाँ से मल्टीप्लेक्स होके आ गए, तो यहाँ पे डीमल्टीप्लेक्स होंगे और उतने सारे पीसीस को दे दिया जाएगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मैं आपको इसको समझाता हूँ BSNL के माध्यम से। BSNL क्या करती है, ये आपकी लोकेलिटी है, ये आपका मोहल्ला है,
सोसाइटी में आप अकेले तो होंगे नहीं जिन्होंने इंटरनेट लिया होगा। सपोज ये 5 आदमी है, 5 घर हैं, इन्होंने कनेक्शन लिया। अब BSNL जो है तो जाहिर सी बात है इन 5 को अलग अलग पोर्ट तो देगी नहीं अपने यहाँ से, क्योंकि इतने पोर्ट है ही नहीं उनके पास कि पूरे शहर को कवर कर ले। ऐसे तो उनको पूरा का पूरा भाई साहब एक मोहल्ला ही खरीदना पड़ जाएगा इतने पोर्ट्स अगर देने पड़ गए तो, क्योंकि इक्विपमेंट्स इतने बड़े बड़े होते हैं। इन्होंने क्या किया, इन 5 को एक लाइन में डाल दिया, एक ही फाइबर में डाल दिया। आपके घर के आसपास ही होगा, आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। एक इक्विपमेंट होगा जिसमें ये चारों को चारों टर्मिनेट होकर 5 टर्मिनेट हो गए होंगे फाइबर, और एक फाइबर चला गया होगा BSNL में। इसका मतलब हो गया कि BSNL ने क्या किया, मल्टीप्लेक्सिंग कर दी। यहाँ से 5 घरों को एक ही फाइबर में थ्रू कर दिया, और जब BSNL ऑफिस गया तो यहाँ पे एक डिवाइस लगाया और इनको 5 अलग अलग कर लिए। ये 5 पोर्ट डाल दिए, ये सारे RJ45 पोर्टों में प्लग कर दिया अपने इक्विपमेंट में। अब क्या हुआ कि BSNL ने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक की ये फाइबर बचा ली। ये सिंगल फाइबर डाली ना, नहीं तो 5 घरों के लिए 5 फाइबर डालनी पड़ती ना ऐसे करके। तो BSNL ने क्या किया, ये अपनी फाइबर बचा ली। तो यही होती है मल्टीप्लेक्सिंग। तो अब हम अगला वाला देखेंगे नेटवर्क स्विचिंग। नेटवर्क स्विचिंग आपको पता है जैसे ये सेल टावर होते हैं, जैसे कि आप अगर मोबाइल में वीडियो देख रहे होंगे तो आप अकेले नहीं होंगे अपने सेल टावर में, यहाँ कई सारे टावर होंगे और कई सारे इनके गोले बनते हैं, मतलब एरिया। तो यहाँ पे होंगे, अब यहाँ पे आपका एक मोबाइल ये है, एक मोबाइल ये है, एक मोबाइल ये है, एक मोबाइल ये है, एक मोबाइल ये है। तो ये सारे के सारे टावर मिलकर एक लाइन क्रिएट करते हैं, और आपको ये कनेक्शन आया, उसके बाद इधर कनेक्शन आया, और आप एक टावर से घूम के भाई साहब दूसरे टावर में चले गए, और आपका डाटा टूटता नहीं, आप देखते हैं वो डाटा एज इट इज चलता रहता है। तो इसे कहते हैं हम नेटवर्क स्विचिंग। एक टावर से दूसरे टावर के बीच में नेटवर्क बिना टूटे चले जाना, इसे कहते हैं नेटवर्क स्विचिंग। इसलिए एक ही शहर में कई सारे टावर होते हैं, उनके अपने अपने सेल्स होते हैं, सेल्स मतलब उनके एरिया होते हैं, और उनके बीच में स्विचिंग होती रहती है। आप अगर मूव भी करते रहेंगे तो आपका जो है कवरेज टूटता नहीं है, ना ही डाटा आपका टूटता है। डेट इज कॉल्ड नेटवर्क स्विचिंग। ये भी फिजिकल लेयर का ही पार्ट होता है। आइए आगे चलते हैं। आगे चल के हम देखेंगे डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है। जैसे हम देख रहे थे एप्लीकेशन लेयर जो हो गई, एप्लीकेशन लेयर क्या करेगी, वो ऊपर से सॉफ्टवेयर से डाटा लेगी रॉ फॉर्म में, और उसको किसी ना किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी। जैसे हमने पीछे देखा था कि अगर आपको वेब पेज लेना है तो वेब पेज में आपको HTTP लेना होगा। अच्छा, इससे याद आया, चलिए आगे बताऊंगा आपको कभी वेब सर्वर के बारे में और कुछ डिटेल्स थे। तो जैसे सॉफ्टवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर ने क्या किया, HTTP डाटा नीचे दे दिया, और एप्लीकेशन लेयर ने वो डाटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया HTTP फॉर्मेट पे, और ये डाटा आ गया इधर। अब ये डाटा आ गया, अब ये डाटा क्या होगा, डाटा जाएगा ट्रांसपोर्ट लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर इसको हैंडल कर लेगी। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या बनाएगी, सेगमेंट बनाती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने क्या किया, ये भाई साहब अपना हेडर डाल दिया, हेडर डाला, हेडर के पीछे उन्होंने डाटा अपेंड कर दिया। अपेंड करने के बाद क्या हुआ, क्योंकि ये डायरेक्ट तो फिजिकल मीडिया से या किसी वायर से कांटेक्ट कर नहीं सकता ट्रांसपोर्ट वाला जो लेयर है, तो ये जाहिर सी बात है ये डाटा भेजेगा नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर ने क्या किया, अपना खुद का हेडर डाल दिया, जिसको IP था IP एड्रेसिंग कर दी, और ये पूरा का पूरा डाटा एज इट इज उठा के अपने पीछे अपेंड कर लिया। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भाई साहब ने पकड़ के डाटा लिंक को लिया। डाटा लिंक जो है ऐसी लेयर होती है वो साथ में पूंछ भी लगाती है, तो उन्होंने हेडर तो लगाया, साथ में ये ट्रेलर भी लगा दिया। ये हेडर हो गया इनका, और इन्होंने एक फ्रेम बना के तैयार कर दिया, जो कि फ्रेम दे दिया गया फिजिकल मीडिया को। फिजिकल मीडिया ने भाई साहब आउट कर दिया किसमें, डायरेक्ट मीडिया के ऊपर, फिजिकल स्पेसिफिकेशंस के साथ, वोल्टेज, करंट, फ्रीक्वेंसी और बाकी सारे मापदंडों के साथ, जिसमें कि हम डाटा फिजिकल मीडिया में प्लेस कर सकते हैं। तो ये हो गया डाटा इनकैप्सुलेशन। डाटा इनकैप्सुलेशन ऐसे काम करता है, हमने बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आपको बता दिया ये चीज़ें। एक लेयर का डाटा दूसरे के लिए पेलोड बन जाता है, और साथ में इसके आगे हेडर लग जाता है। सेम जब इस लेयर का प्रोटोकॉल ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क में जाएगा सपोज, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा डाटा वैसा पेलोड बन जाएगा, और नेटवर्क का हेडर इसके साथ में आगे लग जाएगा। ऐसे ही जब ये नीचे जाएगा, डाटा लिंक लेयर में जाएगा, तो एक सेकेंड, डाटा लिंक लेयर में जाएगा तो
क्या हो गया, ये पूरा का पूरा ये जो आया था डाटा, ये भाई साहब पेलोड बन गया, और आगे हेडर लगा दिया, पीछे ट्रेलर लगा दिया, और ये सारा का सारा को बोल दिया कि ये भाई साहब ये फ्रेम हो गया, और इस फ्रेम को फिजिकल मीडिया में डाल के ट्रांसमिट कर दिया गया। चलिए, मेरे ख्याल से इतना तो समझ आ ही गया होगा, बड़ी सिंपल भाषा में बताया गया है। अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, जब हम आगे इथरनेट वगैरह कवर करेंगे, आगे टॉपिक्स चलेंगे, तो ये आपको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा सारा का सारा। अब आगे देखते हैं हम डेटा इनकैप्सुलेशन का ही पार्ट देखते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे, इसे इरेज कर दूं पहले। हाँ, टीसीपी प्लस डाटा को हम सेगमेंट कहते हैं। यह होता है कहाँ पे, ट्रांसपोर्ट लेयर में। सेगमेंट जो होता है, टीसीपी हेडर प्लस डाटा को हम सेगमेंट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर से जो आउटपुट होगा डाटा चंक, उसको हम सेगमेंट कहेंगे। जो भी डाटा चंक जो है नेटवर्क लेयर से आउटपुट होगा, उसको हम आईपी पैकेट कहते हैं, या आप पैकेट कर लो। इसमें आईपी का हेडर हो गया प्लस डाटा हो गया, ये सारा का सारा पेलोड हो गया। ये देखिए यहाँ प्लेस हो गया, और नया एक आईपी का हेडर लग गया। अब क्या होगा, ये समझ में आ गया आपको, ये पैकेट हो गया। अब डाटा लिंक लेयर क्या करेगी, डाटा लिंक लेयर फ्रेम बनाएगी, वैसे ही उसके भी डाटा चंक को एक फ्रेम कहते हैं। और क्या होगा, ये सारा का सारा जितना भी है डाटा हो गया, ये सारा का सारा इधर पेलोड हो गया, इधर हो गया ट्रेलर, इधर हो गया हेडर, और ये इसको बना देंगे फ्रेम, और फ्रेम चला जाएगा फिजिकल मीडिया में आउट। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा आपको। ये जो पांचों लेयर हैं जो नए TCP/IP मॉडल में हैं, और पुराने TCP/IP मॉडल के अंदर जो 4 लेयर हैं, ये आपकी कवर हो चुकी होंगी काफ़ी अच्छे से। अब इसको देखते हैं OSI के साथ। OSI मैंने बताया था जो ISO है, जो कि फेल हो गया है मार्केट में, जो कि एक नोबल कॉज के साथ जिन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था लेयर्स बनाने का, वेंडर्स के प्रोटोकॉल को आपस में सुलझाने का, और इनकम्पिटेंसीज को बढ़ाने का, और बाकी चीज़ों के लिए। तो OSI कैसे काम करती है, OSI में जो है 7 लेयर होती थी, और TCP जो जैसे मैंने बताया आपको, भैया अमेरिका है तो वो तो DoD बना के देगा, DoD मॉडल उन्होंने डेवलप कर ही दिया। तो उन्होंने जो मॉडल बनाया था उसमें उनकी थी 1 2 3 4 5 लेयर बनाई थी, और OSI में 7 थी। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैसे मिलती हैं, तो OSI की जो ऊपर की ये 3 है, ये बन जाती हैं TCP/IP की एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट है, एग्जैक्ट नेटवर्क है, डाटा लिंक है, और फिजिकल है। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आप पिछला TCP/IP का मॉडल देखोगे तो इन दोनों लेयर को भी कम कर दिया गया है, और इसको बना दिया गया नेटवर्क इंटरफेस। लेकिन इसको आप भूल जाएं तो ही अच्छा है, क्योंकि जो नए CCNA के सिलेबस में इन दोनों को वापस से अलग कर दिया गया, डाटा लिंक और फिजिकल ही बना दिया गया है। तो नए TCP/IP में 5 लेयर है, और OSI में 7 होती हैं। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, एप्लीकेशन जो OSI में जो एप्लीकेशन लेयर होती है, जो मैंने आपको एप्लीकेशन का बताया, वही मतलब होता है सेम कि डायरेक्ट सॉफ्टवेयर से कॉन्टेक्ट करना। प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि डाटा को किस फॉर्मेट में ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया जाए, डाटा किस फॉर्मेट पे नेटवर्क में फ्लो होना चाहिए, या तो वो FTP के रूप में होगा, या तो HTTP के रूप में होगा, या तो वो अगर आप कोई सीक्रेट सर्विसेज यूज कर रहे हैं तो वो किसी साइफर मोड पे जाएगा डाटा। तो किस फॉर्मेट पे ASCII हो, या ये हो, या EBDIC हो, कोई सा भी फॉर्मेट हो, डाटा किस फॉर्मेट पे नेटवर्क पे फ्लो करेगा, वो प्रेजेंटेशन का काम होता है। एप्लीकेशन का बता ही दिया, डायरेक्ट सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस करना, प्रेजेंटेशन पता लगेगा। सेशन होता है कि अगर आप क्लाइंट सर्वर मॉडल में काम कर रहे हैं तो आपका सेशन कितनी देर के लिए एक्टिव हो, एक्टिव नहीं है तो वो टर्मिनेट कर दिया जाए, यदि टर्मिनेट नहीं है तो वो बीच में सस्पेंड मोड में रहेगा। आप बैंकिंग साइट चलाते हैं ना, बैंकिंग साइट में आप देखते होंगे, आपने अगर हल्का सा भी आगे पीछे या कोई बैक बटन दबा दिया तो आपका सेशन ही टर्मिनेट हो जाता है। या आपने 5 मिनट 10 मिनट अगर आपने लॉगिन पेज को आइडल छोड़ दिया तो भी आपका सेशन आउट हो जाता है। तो ये सेशन की कहानी होगी कि आपका क्लाइंट सर्वर मॉडल में कितनी देर के लिए सेशन एक्टिवेट किया जाए। तो इन तीज जो OSI के ये जो 7, 6 और 5 ये जो लेयर थी, ये TCP में एप्लीकेशन के अंदर ही डाल दी गई हैं, इनको अलग से डिफाइन नहीं किया गया, और बाकी जो चीज़ें हैं चारों लेयर एज इट इज डिफाइन कर दी गई हैं। तो आई होप सो OSI का और TCP का आपको आपस में कंपैरिजन समझ में आ गया होगा काफ़ी बेहतर ढंग से। बाकी पूरा OSI बिल्कुल जस्ट एज TCP जैसा ही है। हालांकि OSI जो है तो ये ड्रॉप आउट हो गया, क्योंकि ये कभी मार्केट में आ ही नहीं पाया था। तो
वही बात है कि टीसीपी चल रहा है तो टीसीपी को फॉलो कर लिया गया ओएसआई में एज इट इज। आगे चल के देखते हैं तो हम देखते हैं कि अब ओएसआई के अंदर डाटा इनकैप्सुलेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले 7वीं हो गई आपकी एप्लीकेशन, 6वीं हो गई आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, और 5वीं हो गई आपकी सेशन, इसके बाद आएगी आपकी ट्रांसपोर्ट, इसके बाद आएगी आपकी नेटवर्क लेयर, इसके बाद आएगी आपकी डेटा लिंक लेयर, और फिजिकल तो खैर हमको पता ही है कि फिजिकल तो लास्ट में पहली वाली होती है। तो ये पहली हो गई फिजिकल, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं। अब जो होगा सबसे पहले जो सॉफ्टवेयर होगा वो डाटा देगा तो एप्लीकेशन लेगा, एप्लीकेशन वाला अपना हेडर लगा देगी, हेडर। अब ये पूरा का पूरा डाटा जो है ये पेलोड बन जाएगा किसके लिए, प्रेजेंटेशन लेयर के लिए। ये पेलोड बन गया, डाटा बन गया, अब प्रेजेंटेशन ने अपना अलग से हेडर लगा दिया। जैसे ही नीचे गए सेशन लेयर में भाई साहब ये पूरा का पूरा पेलोड बन गया और अपना हेडर अलग लगा दिया। जस्ट ऐसे नीचे गए हम ट्रांसपोर्ट लेयर में तो ये पूरा का पूरा पेलोड बन गया, डेट इज कॉल्ड पेलोड बन गया, और अपना एक हेडर अलग इसमें लगा दिया गया। जैसे ही नीचे आया सेम पेलोड नेटवर्क लेयर ने अपने आईपी लगा दिया। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे क्या था, पोर्ट नंबर था, यहाँ पे पोर्ट नंबर था। अब ये सारा का सारा नीचे पेलोड बन गया डाटा लिंक लेयर के लिए। डाटा लिंक लेयर ने अपना यहाँ पे टेलर लगा दिया, यहाँ पे हेडर लगा दिया और डायरेक्ट फिजिकल की तरफ छोड़ दिया। डाटा आउट हो गया फिजिकल लेयर में। तो मेरे को उम्मीद है आपको कि आपको ओएसआई और टीसीपी/आईपी काफ़ी हद तक क्लियर हो चुका होगा। इसके आगे देखते हैं, चलिए क्विज की तरफ चलते हैं अभी। तो क्विज का जो है पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स आर एग्जाम्पल ऑफ टीसीपी/आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल। इनमें से कौन से ऐसे प्रोटोकॉल है जो कि टीसीपी/आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर में फॉलो करते हैं। तो ऑप्शन है इथरनेट, एचटीटीपी, आईपी, यूडीपी, एसएमटीपी, टीसीपी। तो सबसे पहले चलिए ठीक है, आप अपना टाइम ले लीजिए, आप अपना इसका आंसर सोच लीजिए। आपको 10 सेकंड, ऑलमोस्ट 10 सेकंड का हम गैप ले लेते हैं बीच में। इसके बाद मैं आपको आंसर बताऊंगा और इनके डिटेल बताऊंगा कि ये आंसर क्यों है और क्यों नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टेक योर टाइम प्लीज। चलिए इसका आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा टीसीपी और यूडीपी। मतलब कि ये टीसीपी और यूडीपी इसका आंसर हो जाएगा। अब ये आंसर क्यों है तो ये देखते हैं। तो ये आंसर इसका इसलिए है, टीसीपी/आईपी ट्रांसपोर्ट लेयर में कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज होते हैं। तो टीसीपी/आईपी जो है हमारा सेगमेंट्स बनाती है। सेगमेंट्स होगा, मैंने आपको बोला था ये क्या है कि दो पीसी हो गए तो दोनों पीसी के बीच में कनेक्शन बनाएगी। या तो एक कनेक्शन होगा कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, और या तो ये कनेक्शन लेस होगा। ये हो गया कनेक्शन लेस हो जाता है यूडीपी प्रोटोकॉल, इसको डिफाइन करता है, और कनेक्शन को करता है टीसीपी। और इन दोनों को हम बोल देते हैं सेगमेंट। इनके जो डाटा चंक्स होते हैं उन्हें सेगमेंट बोलते हैं। और ये कौन से लेयर में आते हैं, ये आते हैं लेयर नंबर 3 में। इथरनेट पता है आपको, ये डाटा लिंक लेयर में होता है। एचटीटीपी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये एचटीटीपी नहीं होगा, ये एप्लीकेशन लेयर में आता है। आईपी नेटवर्क लेयर में आता है। एसएमटीपी ये भी भाई साहब एप्लीकेशन लेयर में आती है। तो बचा कौन सा आपके पास, यूडीपी और टीसीपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Which of the following protocols are example of TCP/IP data link layer? डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल इनमें से कौन से हैं। ऑप्शन देखते हैं, इथरनेट, एचटीटीपी, आईपी, यूडीपी, एसएमटीपी, टीसीपी और पीपीपी। आप अपना टाइम ले लीजिए प्लीज। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा पीपीपी और इथरनेट। तो अब देखते हैं कि यही दो क्यों होंगे। तो इथरनेट जो होता है वो डाटा लिंक लेयर का होता है, और पीपीपी जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया ये भी डाटा लिंक लेयर का ही होता है।
इथरनेट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ये IEEE द्वारा डेवलप किया गया है और TCP/IP ने इसको रेफरेंस किया हुआ है, ना कि अपने RFC में बनाया हुआ है। खुद का डिफाइन किया हुआ नहीं है, इसलिए RFC के डॉक्यूमेंट्स के अंदर नहीं आएगा, रेफर किया हुआ है। अब PPP जो होता है, PPP ये होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसका मतलब हो गया जब भी दो पीसी हो गए या कोई भी दो रूटर्स हो गए, वैसे रूटर्स में ज़्यादा चलता है, पीसी में चलता नहीं है, डायरेक्ट कनेक्ट हो किसी केबल के द्वारा या किसी मीडिया के द्वारा, डायरेक्ट इनके बीच में कोई और नेटवर्किंग डिवाइस ना आ रहा हो, समझ रहे आप, इनके बीच में कोई भी नेटवर्किंग डिवाइस ना आ रहा हो और ये डायरेक्टली आपस में कनेक्ट हो किसी मीडिया के द्वारा, फिजिकल मीडिया के द्वारा, तब इन पे PPP हम चला सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल चला सकते हैं, जिसको हम सीरियल केबल के द्वारा चलाते हैं, सीरियल केबल के द्वारा चलाते हैं और सीरियली डाटा हम इसमें प्रोसेस करते हैं, जो कि काफ़ी फास्ट होता है। तो इसे हम कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट। और जो इथरनेट होता है, इथरनेट का मतलब हो गया कि यहाँ पे एक पीसी है और यहाँ पे एक पीसी है और बीच में नेटवर्क है, हमें नहीं पता कितना बड़ा नेटवर्क है, हमने इथरनेट के फॉर्मेट पे डाटा भेज दिया, ये नेटवर्क में घूम फिर के ऐसे 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 करके कैसे करके जब निकला यहाँ पे तो इथरनेट पे निकला। अब ये कोई भी रूट ले सकता है, लेकिन PPP में दूसरा रूट लेने की गुंजाइश होती नहीं है, सिंगल रूट होता है। तो ये फर्क होता है हमारे इथरनेट में और PPP में। PPP में डाटा बहुत फास्ट जाता है, आप कितना भी तेज दौड़ा सकते हो, इथरनेट में लिमिटेशंस होते हैं आपके नेटवर्क के ऊपर, जो नेटवर्क बीच में चल रहा है उसके ऊपर। तो आइए बाकी देखते हैं कि क्यों नहीं। इथरनेट हमने देख लिया है कि ये तो भैया डाटा लिंक है। HTTP हमने अभी अभी पीछे बताया था आपको कि ये एप्लीकेशन का होता है। IP हमने बताया था कि ये नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, यानी लेयर 3 का। UDP जो है तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर का प्रोटोकॉल है। SMTP एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कोई भी मेल भेजने का मेल जब भी कोई भेजते हैं तो इसी प्रोटोकॉल के अंतर्गत जाती है। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, PPP हमें पता है, ये आंसर है, हमने अभी जस्ट इन दोनों को आपको बताया है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। The process of HTTP asking TCP to send some data and making sure that it is received correctly is an example of what? HTTP जो है तो TCP से कह रही है कि कुछ डाटा भेजिए और इंश्योर करिए कि ये डाटा सही से पहुंचा है। ये किसका एग्जाम्पल है? सेम लेयर इंटरेक्शन, एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन, OSI मॉडल, या ऑल ऑफ दीज अबव। आप अपना समय ले सकते हैं, वीडियो चाहे तो पॉज भी कर सकते हैं यहाँ पे। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में बताया था कि ये जो दो लेयर होती हैं आपस में, जो कि एडजेसेंट होती है एक दूसरे से, नीचे वाली जो लेयर होगी, जो हमेशा बिलो वाली लेयर होगी, वो ऊपर वाली लेयर को सर्विस प्रोवाइड करती है। अब लेयर को ये सर्विस प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे थे HTTP कौन सी लेयर का है? HTTP एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है। TCP किसका है? TCP ये है ट्रांसपोर्ट लेयर का। यही तो बात, हाँ यही तो बात है। अब देखिए HTTP आस्किंग TCP यानी एप्लीकेशन लेयर आस्किंग ट्रांसपोर्ट लेयर send some data and making sure that it is received correctly is an example of what? एप्लीकेशन लेयर ने डाटा आपको दे दिया ट्रांसपोर्ट लेयर को, ट्रांसपोर्ट लेयर को बोला कि इंश्योर करिए कि डाटा जाए, और ट्रांसपोर्ट लेयर ठीक है आगे दे देगी नेटवर्क को, नेटवर्क दे देगी डाटा लिंक लेयर को, डाटा दे देगी फिजिकल को, फिजिकल से नेटवर्क पे आउट हो जाएगा डाटा। अब क्या हुआ, ये एप्लीकेशन लेयर नेटवर्क लेयर को डाटा दे दिया और बोली इंश्योर करिए कि डाटा पहुंचा है। तो ये भाई साहब इनके अंदर खुद का एक मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं एरर रिकवरी, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया हुआ है। एरर रिकवरी नाम के फीचर के द्वारा इंश्योर करेगी कि डाटा सही मिला है, और नहीं मिला है तो रीसेंड होगा, डाटा दोबारा भेजा जाएगा। अब देखिए इसके बाकी चीज क्यों नहीं है। सेम लेयर इंटरेक्शन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि TCP और ये HTTP और TCP अदर लेयर के प्रोटोकॉल है, तो सेम लेयर इंटरेक्शन तो हो ही नहीं सकता है। OSI मॉडल ये तो 7 लेयर का अपना खुद का एक पूरा का पूरा मॉडल है, ये कैसे हो जाए? ऑल ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता जब इसमें दो है नहीं। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द प्रोसेस ऑफ TCP ऑन वन कंप्यूटर मार्किंग अ TCP सेगमेंट एज सेगमेंट 1 and the receiving computer then acknowledging the receipt of TCP segment 1 is the example of what?
कहने का मतलब ये है कि टीसीपी जो प्रोटोकॉल है वो एक सेगमेंट भेजता है और जो रिसीविंग कंप्यूटर है वो उसका रिसिप्ट यानी एक्नॉलेजमेंट भेजता है कि सेगमेंट 1 इज रिसीव्ड और नॉट। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल डाटा इनकैप्सुलेशन का है या सेम लेयर इंटरेक्शन का है, एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन का है, ओएसआई मॉडल का है, या इन सब में से सबका है। तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए, 10 सेकंड बाद इसका आंसर हम बताएंगे। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा सेम लेयर इंटरेक्शन। अब इसमें क्या हुआ, टीसीपी ने डाटा भेजा और टीसीपी ने ही डाटा रिसीव किया। इन्होंने डाटा 1 भेजा और डाटा 1 को भेज दिया सीक्वेंस 1। इन्होंने वापस भेज दिया, बोला सीक्वेंस 1 रिसीव्ड। या तो इन्होंने सीक्वेंस 1 2 3 जैसा हमने पीछे एग्जांपल में देखा था 3 भेजे, इनमें से 2 नहीं मिला, तो ये भाई साहब बोल देंगे कि 2 नॉट रिसीव्ड। लेकिन हम इस एग्जांपल में जो देख रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस भेजा गया सीक्वेंस 1 और दूसरे कंप्यूटर ने एक्नॉलेज किया रिसिप्ट ऑफ सीक्वेंस 1, यानी इन्होंने बोला एक्नॉलेज सीक्वेंस 1 रिसीव्ड। तो आगे क्या किया भाई साहब, जो इस तरफ के पीसी थे या सर्वर थे लेफ्ट हैंड साइड के, इन्होंने दूसरा भेज दिया, बोला लो फिर जब एक मिल गया तो दूसरा लो। ऐसे ही उन्होंने दूसरे का एक्नॉलेजमेंट दिया, इन्होंने बोला लो तीसरा लो, जब तक कि इस तरफ की कोई एक फाइल पूरी की पूरी ट्रांसमिट ना हो गई हो या इस तरफ का कोई भी एक डाटा जो भी शेयर करने के लिए हो खत्म ना हो गया हो, तब तक ये कहानी ऐसी ही चलती रहेगी। लास्ट में जो है सीक्वेंस आ जाएगा, सीक्वेंस में लिख के आ जाएगा एंड ऑफ फाइल, और ये भाई साहब लौट के बताएंगे कि रिसीव्ड ओके। इसके बाद डाटा टर्मिनेट करने का एक रिक्वेस्ट आई और डाटा नहीं सेशन टर्मिनेट कर दिया जाएगा इसके बाद। अब देखते हैं कि बाकी क्यों नहीं है। डाटा इनकैप्सुलेशन जैसा कि आपको बताया गया था कि एक लेयर का डाटा दूसरी लेयर के अंदर किस तरह से फीड किया जाता है उसको डाटा इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, हेडर और टेलर के भीतर। तो टीसीपी की बात चल रही है, तो इसमें तो इंटर लेयर तो हम खेल ही नहीं रहे, तो इंटर लेयर तो सीधा सीधा गलत हो गया। सेम लेयर इंटरेक्शन ये मैंने आपको जस्ट अभी बताई दिया है। एडजेसेंट लेयर इंटरेक्शन क्योंकि टीसीपी टू टीसीपी है तो एडजेसेंट लेयर की तो बात ही नहीं आती। ओएसआई मॉडल कहते हो दूर दूर तक कहानी में कोई सीन ही नहीं है क्योंकि ये 7 लेयर का मॉडल है, ऑल द अबव हो ही नहीं सकता, तो उसका एकमात्र आंसर है वो है सेम लेयर इंटरेक्शन। आइए आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। The process of web server adding a TCP header to the content of web page. The process of web server adding a TCP header to the content of web page followed by adding a IP header and then adding a data link header and teller is an example of what? अब क्या है भाई साहब, कह रहे हैं कि एक प्रोसेस है जिसमें वेब सर्वर सबसे पहले TCP हेडर लगाते हैं, उसके पीछे डाटा लगाते हैं और इन सब को जो है तो IP हेडर में जोड़ देते हैं, फिर वो पूरा का पूरा पेलोड हम डाटा लिंक लेयर हेडर और टेलर के बीच में डाल देते हैं। ये क्या है, इसे हम क्या बोलेंगे? पहला डाटा इनकैप्सुलेशन, सेम लेयर इंटरेक्शन, ओएसआई मॉडल, ऑल ऑफ द दीज अबव। आप अपना टाइम ले सकते हैं, चाहे तो वीडियो को पॉज कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। आइए इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर होगा डेटा इनकैप्सुलेशन। कैसे? सबसे पहले ये बोल रहे हैं कि वेब सर्वर ने डाटा दे दिया HTTP में, ये फॉर्मेट है HTTP, सॉरी कुछ और लिख दिया, ठीक से लिख देते हैं, HTTP हो गया डाटा। इसके आगे बोल रहे हैं कि सबसे पहले TCP हेडर लगा दिया गया, TCP हेडर, ये HTTP तो एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल है, इसके आगे लगा दिया गया TCP का हेडर। इसके आगे बता रहे हैं कि IP हेडर भी जोड़ दिया गया, इसके आगे IP हेडर भी जोड़ दिया गया। अब बता रहे हैं कि इसके आगे हमने डाटा लिंक लेयर का हेडर और डाटा लिंक लेयर का टेलर जोड़ दिया गया। तो ये क्या हो गया? आपका डाटा तो ये है, ये क्या हुआ? ये सब क्या है? ये इनकैप्सुलेशन ही तो है। ये आपका डाटा इनके भीतर इनकैप्सुलेट हो रहा है, कैप्सूल के रूप में फीड होता जा रहा है, और जो अदर एंड होगा उसको इस डाटा से मतलब नहीं है, वो इस डाटा को कभी नहीं देखता, वो उसको एज अ पेलोड ही यूज करता है। ये एज अ पेलोड हो गया। अब पेलोड को एक दूसरे के ट्रांसफर करता रहेगा और जहां जहां भी ये लेयर पे ऊपर चढ़ती है डिवाइसेस में, ये स्टेप ऑफ होते रहेंगे, हटते रहेंगे और डाटा बीच में से निकलता रहेगा। ऐसे करके एक दूसरी लेयर से डाटा पास होता है।
आप देखते हैं बाकी आंसर क्यों नहीं है। तो सबसे पहले डाटा इनकैप्सुलेशन हमने देख लिया। सेम लेयर इंटरेक्शन, सेम लेयर इंटरेक्शन हो ही नहीं सकता। पहले आप टीसीपी बोल रहे हो, फिर आप आईपी बोल रहे हो, फिर आप यहाँ पे डाटा लिंक बोल रहे हो, तो ये तो 3 लेयर तो अलग अलग हो गई, तो ये तो हो ही नहीं सकता। OSI मॉडल जैसे पीछे नहीं हुआ, जैसे यहाँ भी नहीं होगा। ऑल ऑफ द तो वैसे भी नहीं हो सकते, क्योंकि 2 तो गलत हो ही गए। आइए देखते हैं अगला। Which of the following term is used specifically to identify the entity created when encapsulating data inside data link layer headers and tailors? क्या कहना चाह रहा है? Which of the following term is used specifically to identify the entity created when encapsulated data inside data link layer header and tailors? इसके ऑप्शन है डाटा, चंक्स, सेगमेंट, फ्रेम और पैकेट। जो भी कोई डाटा होगा जो कि डाटा लिंक लेयर जो कि डाटा तैयार करेगी, उसको क्या बोलेंगे? आप अपना समय ले सकते हैं। हाँ, इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा फ्रेम, क्योंकि डाटा लिंक लेयर जो भी अपना जो हेडर और टेलर लगाती है, इसके बीच का जो भी डाटा होता है, जैसे इसको हम पेलोड कह देंगे, इस पूरे के पूरे सिस्टम को हम फ्रेम कहते हैं। ये हमने अभी डाटा लिंक लेयर में पढ़ा है, तो उसका आंसर फ्रेम होगा। अब बाकी क्यों नहीं होंगे? डाटा तो आपको पता है, ये तो सॉफ्टवेयर देता है। चंक्स, ये तो एक कैजुअल वे है डाटा के पीसेस को बोलने का, जो मैं आपसे अभी तक बोल रहा था कि चंक्स। सेगमेंट, ये कौन देगा? ट्रांसपोर्ट ये देगा, ट्रांसपोर्ट देगा। फ्रेम अभी पता है, ये पैकेट जो होता है ये आईपी देता है, यानी कि नेटवर्क लेयर देता है। तो आइए आगे चलते हैं। विच OSI इनकैप्सुलेशन टर्म कैन बी यूज इंस्टेंट ऑफ टर्म फ्रेम? अब जो है, जो OSI होता है, OSI में ऐसा कौन सा टर्म है जो कि हम फ्रेम के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं? मतलब लेयर 2 प्रोटोकॉल को हम और किस रूप में बोल सकते हैं? तो लेयर 1 PDU, लेयर 2 PDU, लेयर 3 PDU, लेयर 5 PDU, लेयर 7 PDU। तो इसका आंसर आप देख लीजिए, चाहे तो वीडियो पॉज कर लीजिए। तो इसका आंसर होगा लेयर 2 PDU। PDU का मतलब हो गया डाटाग्राम यूनिट, प्रोटोकॉल डाटाग्राम यूनिट। तो ये हो गया लेयर 5 का डाटा यूनिट हो गया। अब क्या होगा, ये लेयर 2 पहला, सबसे पहली लेयर कौन सी होती है? सबसे पहली लेयर होगी फिजिकल, दूसरी होगी डाटा लिंक, तीसरी होगी नेटवर्क, चौथी होगी ट्रांसपोर्ट, उसके ऊपर आएगी सेशन, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन, उसके ऊपर एप्लीकेशन। तो पहली, दूसरी, तो दूसरे को क्या बोलेंगे? लेयर 2 PDU। तो आंसर इज ये। चलिए, इसी के साथ ये हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इससे। और यदि आपको इसमें कुछ भी डाउट रह गया है, कुछ भी रह गया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उसका एज सून एज पॉसिबल जवाब देने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि ये नॉलेज अच्छी है और औरों का भी भला कर सकती है, तो आप इसको शेयर भी कर लीजिए। Thank you very much for watching this video.